गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शोएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आज के दिन का आगाज बहुत अच्छा हो और चुका आज के दिन का आगाज किस सवाल के साथ होने वाला है? इरशाद, क्या खाएंगी? क्या खाएंगी? मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ। कुछ भी मतलब मैं कुछ भी खा लेती हूँ। sometimes मुझे आपका तोरी दिल नहीं करता है? पसंद, मुझे Okay. तोरी नहीं पसंद, मुझे कद्दू नहीं पसंद, और मुझे क्या नहीं पसंद, टींडे नहीं पसंद। आप वैसे तोरी इन फिल्ड तीनों पराठा चीजों के खाया अलावा कभी? नहीं, मुझे तोरी पसंद नहीं है। अच्छा, मैं नहीं okay. खा सकती। वैसे कोई मुझे vegetable- शलजम नहीं पसंद। मुझे तीन चार चीजें जो मुझे नहीं पसंद, बाकी आई कैन ईट एनीथिंग। ओके, मीठा ज्यादा पसंद है आपको वैसे? मीठा को इतना खास नहीं पसंद, बट हाँ सम टाइम्स दिल कर रहा होता है, Okay. जैसे सबका कर रहा होता है। लेकिन उसमें मेरी कोशिश ज्यादातर ये होती है कि मैं हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाऊं, जैसे फ्रूट्स। कौन सी हेल्दी ऑप्शंस होती है मीठे में मैडम, प्लीज? देखिए, आपको जब मीठे की क्रेविंग हो रही है तो ऑब्वियसली आप कोई फ्रूट ले सकते हैं, और Okay. उस फ्रूट में फ्रुक्टोज होता है, और Okay. जाहिर सी बात है वो आपकी Interesting. मीठे की जो क्रेविंग है उसको क्या बोलते हैं, खत्म कर देते हैं, खत्म मुकम्मल कर देते हैं। मुकम्मल कर देता है। अच्छा। तो इस तरह से हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए। फ्रूट सैलेड बना लें आप, कोई अपने लिए कोई स्मूदी बना यहाँ भी लें, उसके ज़मीन के लिए अंदर फ्रूट सैलेड कोको बना ले पाउडर- आप। कोको पाउडर ऐड कर दें उसमें, जिस तरह हम अक्सर अपने शो में डिस्कशंस कर रहे होते हैं। ये भी बना ले तो ये आप। आप बना के मुझे दे दें, मैं हाँ। खा लूं, मैं पी लूं। ये मतलब व्हाट इज दिस बिहेवियर? क्यों, इसमें ऐसी क्या बात है? इसमें आप भी तो किसी के लिए बनाते हैं, कोई आपके लिए नहीं बना सकता क्या? इसमें ऐसी क्या बात है? लास्ट टाइम कब बनाया था आपने टीम के मैंने लिए कल कुछ? टीम के लिए कुछ? अच्छा, मुझे लगा टीम भी घर वाले- फैमिली है। टीम के लिए सबीन मैंने तो कब से कुछ फैमिली से बनाया बाहर था? निकलती नहीं है। आपने माशाल्लाह, माशाल्लाह। क्या आपने कहा था एक सेगमेंट में, आपने ये बात की थी कि वो सबसे Priority सबसे priority, ऊपर है, वो तो है obviously ना, priority। obviously, हाँ, अच्छा, टीम के लिए मैंने आज तक मेके का भी ख्याल करे ना। नहीं, मैंने उल्लू बनाए हैं सबको आज तक, हमेशा। कोई शक नहीं। वहां से इशारे आ रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ कोई नहीं। शक नहीं। मैंने वाकई कुछ नहीं बनाया कभी। हाँ। शादी से पहले आप अक्सर ले आती थी बैंगन का भरता भी, आंटी बनाती वो थी। मैं ही बनाती थी। मैंने ऐड किया ना, आंटी हाँ, बनाती थी। तो I'm वो just adding बनाती that. थी हैं, अभी बनाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो हमारे तक अब नहीं पहुंच रहा ना, क्योंकि हमारे तक अब कुछ और भी नहीं पहुंच रहा जो आपके घर बन रहा है। हमें तस्वीरें तो मिल जाती इंस्टाग्राम पे स्टोरी की शक्ल में, मीठा भी बन रहा होता है, रोश भी बन रहा होता है, बड़ा कुछ बन रहा होता है, लेकिन यहाँ तक वो पहुंच नहीं पा रहा। अब इस मामले में मैं नाज़रीन से सवाल रखना क्योंकि वो चाहता इतना हूँ कि अच्छा क्या होता है कि करें? मैं खुद ही खा जाती हूँ सारा। एनी हाउ, आप सबके लिए भी कभी ना कभी कभी- कुछ ना कुछ मैं लेके आऊंगी, कभी- इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। सही ठीक बात हो है, गया? 2026 में 2026 में इंशाल्लाह। Why not 25? 25 खत्म होने वाला है भाई, नहीं, इतना भी नहीं खत्म होने वाला, 3 खुदा को महीने रह मानो। गए हैं। शुएब देखें, 3 मतलब months 3 मंथ्स रह गए, दैट्स इट। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 ही गुजरे हैं। आज का टॉपिक क्या था? यही था। अच्छा। ये नहीं था, नहीं, टॉपिक कुछ और था। टॉपिक था सबीन से मुझे सवाल करना कि क्या सबीन स्मार्ट शॉपिंग करते हैं या नहीं करते। ये सवाल मुझे आपसे भी करना है कि आप स्मार्ट शॉपिंग करते हैं नहीं करते। बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज स्मार्ट शॉपिंग? वो ये कि कोई भी चीज आपको सिर्फ ये लग रहा है कि फलाना ब्रांड है, मुझे उस ब्रांड पे जाना है, और वहां पर कोई भी चीज है तो वो बस बहुत अच्छी है क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज बैठ गई है, और जब आप उसकी वर्थ देख रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि इस ड्रेस में या इस चीज में ऐसा क्या था कि इसकी इतनी कीमत थी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई भी ब्रांड है वो आपको बता रहा है कि अच्छा इस ड्रेस की प्राइस 25,000 30,000 है, तो आपको उसको ये जरूर देखना है कि उसमें 25-30 हजार वाली कोई बात है सवाए उस लोगों के, जो कि यहाँ शोल्डर की बैक पे लगा हुआ होता है और ऑब्वियसली नजर भी नहीं आ रहा होता। तो क्या आपने सिर्फ उसकी वजह से उस ड्रेस को खरीदना है, या फिर आपने ये देखना है कि उसकी वर्थ बाकी उतनी, क्या वो एक्सपेंसिव है या क्या वो कॉस्टली है? यस। कॉस्टली चीज तो ठीक है, इफ यू कैन अफोर्ड तो आप जरूर लें। एक्सपेंसिव थिंग जो आपको लगता है जो जिसकी इतनी कोई वर्थ भी नहीं है, और अगर आप वो खरीद रहे हैं तो इसका मतलब आप पैसे जाया करें और आप स्मार्ट शॉपिंग नहीं कर रहे। इसमें गलती और भी करते हैं सबीन के, जब हम किसी को गिफ्ट देने के लिए मार्केट जाते हैं ना, वहाँ से कुछ चीज़ लेनी होती है, उस वक्त भी हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसी चीज़ दें जिसका एक इम्प्रेशन हो। मेरी उसमें राय सिर्फ ये है कि हमें थोड़ा सा ना इसको भी देखना चाहिए कि हम ऐसी चीज़ लें जो उसके काम की हो, जो उसको पसंद भी है, उसके काम की हो। ये मत देखें आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप ये देखें जिसको आप तोहफा दे रहे हैं, जिसके लिए आप शॉपिंग कर रहे हैं, जिसके लिए आप लेने जा रहे हैं, वो चाहे आपके फैमिली मेंबर है, दोस्त है, कॉलीग है, कहीं पर भी आप जा रहे हैं उसके लिए तोहफा लेके, तो वो चीज़ लें उसके लिए जो कि वाकई उसके काम आए। अगर आपने ऐसी चीज़ ले ली जिसमें आपने पैसे लगा भी लिए और वो चीज़ आपको तो पसंद है, अच्छी भी हो सकता है वो, बट अगले के काम ही की नहीं है, उसको पसंद भी ना आए। ये समा पसंद नापसंद की बात तो खैर नहीं है, तोहफा पसंद आ ही जाता है, बट आपको अगर लगे कि काम की आपके नहीं है तो फिर वाकई काम खराब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी को तोहफा देते हुए अगर ये ख्याल रखें कि अगर वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उसकी रिक्वायरमेंट है ऐसी किसी चीज़ की, तो आप अगर वो तोहफा देंगे तो वो खुश ज़्यादा होगा बिकॉज उसके काम की होगी। जैसे कि आप मुझे कभी कोई जैकेट तोहफे में देंगी तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी बिकॉज वो मेरे काम की है, मैं पहन सकता हूँ, शोज़ में आऊँगा। बाकी आप खुद समझदार है, मेरा काम था आपको मशवरा देना, आपको आइडिया देना, मैं सिर्फ आइडिया देता हूँ, आइडिया पे इम्प्लीमेंट करना कंप्लीटली अप टू यू। चलिए, आप कभी कहीं जा रहे होंगे कभी, तो फिर आपको तोहफा दूंगी मैं।
ट्रैवल पे, यूके वगैरह ट्रैवल पे, होगा, हाँ मैं यही हाँ, बात हाँ। कर रही हूँ कि कहीं स्विट्जरलैंड ट्रैवल अगर आप वगैरह, कर रहे नॉर्वे, हो स्वीडन, एग्जैक्टली, तो डेनमार्क, आपको वो जाते हुए आपको वो तोहफा मिल ये ऑन एयर हमने करा लिया है, फिर अब मैं कोई प्लान कर लेता हूँ। मेरा ख्याल है अभी हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे मेहमान हमारे दरमियान मौजूद होंगे, उनसे हम करेंगे उन मौजूआत पे बात जो कि आपके लिए और हमारे लिए जानना, उस पर डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत वैल्यूएबल होता है। स्टे विद अस, दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। अंकल, एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। पानी गर्म हो गया, चल नेस्कैफे बना दे। ये तो रोज बनाते हैं, आज तुम बना लो। एक मग में एक सैशे डलता है, एक मग में एक शाही घंटा है। पहले गर्म पानी, फिर दूध और चीनी। गुड यार। हाँ काफी इजी था। बाद में मग धोना भी सिखाएंगे। पहले साबुन फिर स्पंज। तुम ये कुरकुरे क्यों खाती हो? अब मैं इसको कैसे बताऊं कि कुरकुरे का कौन से बना क्रंची यमी कड़ाका मेरे मेडुला ऑब्लोंगाटा को कराता है सैर सपाटा। हर बार कुरकुरे खाते साथ ही टेस्ट बड्स मेरे हो जाते हैं क्रेजी। ऐਵੇਂ ही तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। ख़वातीन और हज़रात, आज आपको हम खुशामदीद कह रहे हैं हमारे आइडल के थिएटर राउंड में। जो 37 लोग यहाँ पे आने वाले हैं, उनमें से इनको वो 12 सिलेक्ट करने हैं। जिधर देखो सुर, लय और ताल की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। अब देखना ये है कि जजेस किसको अगले राउंड में जाने का टिकट देते हैं और कौन वापसी का टिकट कटवाता है। ये जानने के लिए देखना ना भूलें पाकिस्तान आइडल। EcoStar TV, your world, your way. तुम ये कुरकुरे क्यों खाती हो? ऐਵੇਂ ही तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। पानी गर्म हो गया, चल नेस्कैफे बना दे। ये तो रोज बनाते हैं, आज तुम बना लो। एक मग में एक सैशे डलता है, एक मग में एक शाही घंटा है। पहले गर्म पानी, फिर दूध और चीनी। गुड यार। हाँ काफी इजी था। बाद में मग धोना भी सिखाएंगे। पहले साबुन फिर स्पंज। अंकल, एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है। कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ ही तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज का मौजूद है शादी, शादी से घबराहट। तो पहले हम करते हैं सवाल सबीन से। मेरे से क्यों करते हैं? आपकी रिसेंट शादी हुई है ना? आप मुझसे रीसेंट सवाल कर आप सकती पुरानी हैं। होगी है। कितनी पुरानी? 5 होगी? महीने गुजर गए बस। 5 महीने? नई शादी होती है 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ठीक हो गया। अच्छा, 1 महीने के बाद जो है ना वो एवरीथिंग वो नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। तो मेरे से सवाल नहीं करना। मैं तो करूंगा। क्यों? मैं जवाब भी नहीं दूंगी। मुझे ये बताएं सबीन, शादी से पहले क्या कोई फेयर था माइंड में? नहीं, ऐसा कोई फेयर तो नहीं था। हाँ तो ये कहोगी। और शादी से मामला ही डिफरेंट था। अच्छा, मैं मामलात नहीं यहाँ पे खोल रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आपकी डिग्री मैंने के आपसे कहा था बाद सवाल ना करें। प्रोफेशनल लाइफ में, चुप करो, जब भी कभी घर में डिस्कशन होती थी शादी को लेके, Yeah. तो कोई फेयर, कोई एंजाइटी कि अच्छा नहीं अभी नहीं, इस साल नहीं, अगले साल? अब वो ये होता है कि आप थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे होते हैं कि Okay. आप स्टेबल हो जाएं, और जाहिर सी बात है इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ही शादी को भी आप ले रहे होते हैं। एंड देन ऑब्वियसली आपको एक
अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए होती है, वो इमोशनल स्टेबिलिटी भी हो सकती है, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो सकती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक फेज में अगर हैं, अपना करियर सेट कर रहे हैं, तो यू नो कि ये राइट टाइम है मेरे लिए जब आप शादी करना चाहते हैं। सो आई थिंक उस लिहाज से आई टुक माई टाइम, मैंने काफी टाइम लिया। ओके, कितना? इट्स क्वाइट पर्सनल। मतलब कितने अरसे तक आप सोचते नहीं कि नहीं अभी शादी का? काफी टाइम तक ऑब्वियसली, बट बिकॉज ऑब्वियसली आपके लिए शादी के जो रिश्ता है उसमें एंटर होने के लिए आपको मेंटली उस तरीके से रेडी होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ना कि ये कि आप पेयर प्रेशर में शादी करें कि लोग कह रहे हैं कि आपकी उम्र निकली जा रही है, क्लास फेलो की भी हो गई, उस दोस्त की भी हो फलाने गई, की भी हो गई है, और लोग बहुत ज्यादा कह रहे हैं। आप जिस शादी में जा रहे हैं अटेंड करने के लिए उस शादी को, वहां पे लोग पूछ रहे हैं जी तुम्हारी कब होनी है। इस प्रेशर से शादी नहीं करनी चाहिए। आप जब मेंटली रेडी हो, आपको पता हो कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आप इमोशनली स्टेबल हैं, और आप बिल्कुल उस रिश्ते में एंटर होने के लिए रेडी हैं, तो ऑब्वियसली उस लिहाज से आपको करना चाहिए। सभी आसपास का एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है, आपकी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट होती है जो आपके इस डिसीजन के साथ होते हैं कि नहीं आई एम टेकिंग माय टाइम? बिल्कुल ऐसा है, और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इसमें, उनकी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज मैं क्यों टाइम ले सकी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया, मुझसे कभी पूछा भी नहीं कि अच्छा कब शादी कर रही हो या क्या ऐसी कोई चीज़ है। दे न्यू के मैं अपना टाइम ले रही हूँ, और उस लिहाज से उन्होंने कभी मुझे प्रेशर, क्योंकि बार बार अगर सिर्फ ये बात पूछ भी लेना ना पेरेंट्स की तरफ से कि कब शादी कर रही हो, क्या प्लान है, वो इनडायरेक्ट प्रेशर ही आपके ऊपर होता है। तो वो चीज़ भी ना आए, कोई हर्डल ना आए। तो इस लिहाज से मेरे पेरेंट्स, तो मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स को अपनी बेटियों के मामले में भी स्पेशली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होना चाहिए, सो दैट आपकी बेटियाँ अपने गोल्स भी अचीव कर सकती हैं, और जब वो रेडी हों अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें इन लॉज की तरफ से भी एक बात हम जरूर ऐड कर देते हैं कि हम अक्सर देखते हैं रिश्ता जब होता है, वो कहते हैं अच्छा अभी मंगनी, अभी निकाह, फिर रुखसती, और उसमें हम देखते हैं कि समटाइम्स इन लॉज प्रेशराइज करते हैं कि नहीं जी बस अब रिश्ता हो गया, बस जल्दी जल्दी रुखसती कर दें। और अगर वो लड़की कह रही है, उसकी फैमिली कह रही है कि नहीं थोड़ा सा टाइम, अगर स्टडीज कंप्लीट होनी है या कोई उसका प्रोजेक्ट है, लड़के भी रेडी नहीं होते, वो अपने बेटे के नहीं सुन रहे होते, तो बहू की क्या सुनेंगे वहाँ पे? बात तो आपकी सही है। इस मौजू पे हम वजिया जफर से बात करेंगे, हमारे नफ्सियात के आज के दौर में, आज की जनरेशन में ये कितना बड़ा इशू है शादी को लेके, घबराहट का। क्या वाकई वो घबराहट होती है, दे आर जस्ट टेकिंग देयर टाइम, वो टाइम देना कितना जरूरी होता है, या कि वाकई वो घबराहट है लड़कों में भी और लड़कियों में भी शादी को लेकर, इस रिश्ते को लेकर? बिकॉज हमने आसपास ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसकी वजह से परेशान भी हो रहे होते हैं इस रिश्ते में एंटर होते हुए। सो वजह को करते हैं। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। घबराती है आज की जनरेशन शादी से? आज मुझे लगता है हर जनरेशन शादी से ज़रूर घबराती है, बट वो ऑब्वियसली इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, ये वेरी करता है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि आसपास एटमॉस्फेयर या एक्सपीरियंस कैसा है। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी फैमिली में डाइवोर्स अगर एक भी हुई और उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया गया है और फियर बना दिया गया, उसमें फियर बेस्ड इंडक्शन हो गई है, तो फिर आपके कहीं ना कहीं छोटा सा एक सीड आ जाता है शादी को लेके कि कहीं मेरे साथ ना ऐसा हो जाए। क्योंकि अक्सर हम चीज़ों को जो हमारी लाइफ से बहुत रिलेट कर सकते हैं, तो हम उसमें कहीं ना कहीं अपना फियर डाल लेते हैं। अब उसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि शादी तभी करनी चाहिए व्हेन यू आर रेडी। और मैं हमेशा से आई थिंक बहुत अरसे से सिर्फ इसी चीज़ पे बात करती आ रही हूँ कि जब आप रेडी नहीं होते और आप शादी कर लेते हैं, तो फिर आप बहुत अच्छी चीज़ों को भी, बहुत खूबसूरत चीज़ों को भी ख़राब करने की ताकत रखते हैं। अब उसमें भी रेडीनेस के ऊपर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि रेडीनेस में डिस्कशन ज़रूर रखें। एट टाइम्स व्हेन पीपल आर नॉट रेडी, उसमें कहीं ना कहीं उनके अंदर फियर्स होते हैं। जैसे इन्होंने तो बहुत क्लियर बताया कि मैंने करियर में स्टेबल होना है। अब कुछ लोग करियर में बहुत अर्ली स्टेबल होते हैं बट वो शादी नहीं कर रहे होते। तो हेल्दी डिस्कशंस या वो डिस्कशंस जो बहुत उस तरह की हैं, हैवी टॉपिक्स के ऊपर हैं, फियर्स के ऊपर है, उससे बात करें जो आपको समझता है। ज़रूरी नहीं वो पेरेंट्स ही हों, आपका ऐसा दोस्त जो कि जिसका माइंडसेट ऐसा जो आपसे मैच करता हो या आपको बाइस हुए बगैर अच्छा मशवरा देता हो, उससे बात करें और अपनी उन चीज़ों को निकालें। वरना आप उन फियर्स के साथ, कई लोग इतनी एज गुजार देते हो, शादी नहीं करते, और फिर डेफिनेटली 40s के बाद, 45 के बाद आपकी वो जो एक आपने एक लाइन ड्रॉ की होती है अपनी चॉइसेस की, फिर उसमें जब लिमिट आती है तो फिर आप बहुत डिसअपॉइंट होते हैं कि काश हम सही टाइम पे मशवरा कर लें, कि हम सही टाइम पे सही फैसला कर लेते हैं। बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा वजह, डर किस चीज़ का डर है? क्या अपने इर्द गिर्द हम फेल्ड मैरिजेस देख रहे होते हैं, हमने डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा देखा है, मैं लड़कियों के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, हम ऐसे इतने ज़्यादा कंट्रोल्ड रिलेशन देख रहे होते हैं, ख़वातीन को एक तरह से उनको फ्रीडम नहीं होता। क्या
लड़कियां ये सारी चीजें देखते हुए उनके दिल में ये डर या घबराहट होती है कि पता नहीं हम शादी करेंगे तो क्या होगा? आपके पास क्या ऐसे केसेस आते हैं? अच्छा, मेरे पास जो डीपर लेवल के केसेस आते हैं इससे हट के हैं, उनमें दो चीज़ें होती हैं। या उन फैमिली में उन लड़कियां जो अपने घर में अपने पेरेंट्स का हेल्थी रिलेशनशिप नहीं देखती, उनके अंदर फियर डेवलप होते हैं, फिर यही सारी चीज़ें आती हैं कि हमें ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, फिर वो स्केप करती हैं। और दूसरा, जो बहुत अच्छा आइडियल घर का एनवायरनमेंट देखती हैं, वो एक स्टैंडर्ड बनता है कि क्या मुझे ऐसा एनवायरनमेंट मिल सकेगा, क्या मुझे ऐसा हस्बैंड मिल सकेगा जैसे मेरे फादर हैं, उन्होंने घर का एनवायरनमेंट रखा है। ये दो चीज़ें मैंने दो पैटर्न्स फिर देखे फिक्स होते हैं लड़कियों के, जो डिसीजन में उनको कन्फ्यूजन देते हैं। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आपने जैसे बाकी चीज़ें ऐड की कि फियर्स क्या क्या होते हैं, उसमें नंबर 1 वही कि क्या हमें कंप्रोमाइज़ करना की तरफ जाना पड़ेगा, और वो कंप्रोमाइज़ जो हम नहीं करने के लिए रेडी, चाहे वो प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, या फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड हो, चॉइसेस हो जो उनके बहुत करीब हैं, या ड्रेस चॉइसेस हो, ये भी बहुत मैटर करता है। फिर दूसरी चीज़, क्या हम पार्टनर के साथ, हमारे यहाँ तो ये भी चीज़ है कि अगर लड़का लड़की अंडरस्टैंडिंग के लिए बात भी कर रहे हैं, या कज़न मैरिज भी है, बात कर रहे हैं, तो उसको भी गलत, अब तो खैर पैटर्न चेंज हो रहा है, अब तो पेरेंट्स कहते हैं बात करें, बट स्टिल इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। सोसाइटी में या घर में इस चीज़ को नहीं अप्रिशिएट किया जाता, तो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं होती, तो वहाँ से एक फियर डेवलप होता है। मैंने नोट किया, जब दो पार्टनर्स में शादी से पहले बहुत सारी बेसिक चीज़ों पे कम्युनिकेशन हो जाए, तो बड़े कंफर्टेबली उस रिलेशन में जाते हैं। उनके बहुत सारे फियर्स के क्वेश्चंस एटलीस्ट क्लियर होती हैं, क्लियर होते हैं, ट्रस्ट होता है कि एटलीस्ट हमारे पार्ट पे जो है चीजें क्लियर हैं। तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है। यस, अंडरस्टैंडिंग बेसिक लेवल पे तो बहुत जरूरी है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेसिक लेवल। वो कौन से ऐसी पॉइंटर्स हैं जिन पे आपको लगता है कि शादी से पहले लड़का और लड़की को डिस्कस कर लेना चाहिए, एटलीस्ट फैमिली को डिस्कस कर लेने चाहिए? अच्छा, उसमें एक तो करियर से रिलेटेड, ठीक है, दूसरा लड़की का जो लाइफस्टाइल है, ठीक है, तीसरा एक और चीज़ भी कि जो न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली का है, इसके ऊपर भी बात करना, या किचन, कुछ लोग आजकल जो है किचन सेपरेट की बात होती है, इसके ऊपर कि घर में किस तरह का वो इन्वायरमेंट पसंद करते हैं, दोनों पार्ट पे ये चीज़ें कम्युनिकेट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा, फाइनेंसिस को लेके कुछ लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें कह देते हैं और बाद में एकदम से, तो उनको बैलेंस आउट करके रखना फाइनेंसिस के ऊपर, क्लियर रखना। यस, इट्स वेरी इसमें वजह एक इशू ये भी आता है कि रिश्ता करते हुए तो आपने बस, चाहे वो फैमिली के अंदर रिश्ता हो रहा था या समहाउ आप एक फैमिली फ्रेंड्स है, जो भी किसी ने रिश्ता करा भी दिया, उस वक्त आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, अच्छा लड़का ये जॉब करता है, उसकी ये नेचर है, उसकी ये ट्रैवलिंग है, उसका ये है, उसके लड़की ऊपर के पर्सपेक्टिव से भी कि उसका ये लाइफस्टाइल है, वो सोशल मीडिया पे किस तरह से अपनी लाइफ को लेकर चल रही है, अपने कैरी कैसे करती है, ड्रेसिंग कैसे करती है, इनफैक्ट बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो इन चीजों पे भी डेवलप। पहले आपको सब कुछ ठीक लगता है, शादी के बाद कहते हैं अब ये भी मत करो, ये भी मत करो, ये भी मत, दोनों साइड से। और जब आप ये चीज समझाना भी शुरू करते हैं तो अगली तरफ से ये चीज आती है कि हम जानते हैं एक दूसरे को बहुत टाइम से, और जानते हुए टाइम 1 साल हुआ होता है, 1.5 साल हुआ होता है, जो कि It's nothing. अच्छा, आप लोगों ने तो 1.5 साल 1 साल की बात की, मैंने तो अपने फील्ड में वो भी लोग देखे हैं जो 14 सालों से जानते हैं और फिर भी नहीं जानते, जानते आप तभी हैं। मैं हमेशा बात कहती जब शादी होती है तभी जानते हैं। 14 साल क्या करते रहे? 14 साल ऐसे होता है कि फैमिली में कजन्स हैं, जानते हैं, ऐसे रिलेशंस जो हैं, मेरे पास कपल्स आए हैं जो 14 साल से जो है फैमिली में जानते हैं एक दूसरे को, आमने सामने बड़े हुए हैं, तो जान पहचान होती है, पता होता है नेचर कैसी है। बट ऑब्वियसली मैं हमेशा ये कहती हूँ कि शादी के बाद आपके डीप ट्रॉमास निकलते हैं और पेरेंटिंग में आपके डीप ट्रॉमास लाजमी निकलते हैं। ऐसा ही है, बिकॉज़ ऑब्वियसली उस वक्त आप 24 घंटे 2 लोग साथ हैं और उससे भी ज्यादा कि इंसान को खुद भी नहीं पता होता। जो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं चाहे लड़का है लड़की है, जब आपकी शादी होती है तो आपको खुद भी नहीं पता होता अच्छा आपके अंदर ये भी नेगेटिव चीज है या पॉजिटिव चीज है, तो आप खुद से भी मिलते हैं। मैं तो शादी को हमेशा कहती हूँ कि मिरर है, रिफ्लेक्ट करती है आपकी अपनी पर्सनालिटी भी शादी के अंदर। हम तो दूसरे पे फोकस करते रहते हैं लेकिन उसमें आपके अपने भी बहुत सारी चीजें सामने आ रही होती हैं। तो शादी के ऊपर जो आपने बात की बातें की, ये रिस्क फैक्टर्स तो काउंट होते हैं और डेफिनेटली हर चीज आप चाहे बेसिक अंडरस्टैंडिंग में बना लें, आप एक किस माइंड सेट से रिलेशन में स्टेप इन करते हैं ये भी बहुत मैटर करता है। अगर आप बहुत ख्याली पुलाव बना के एंटर होते हैं, फिर आपको जो चीज़ें शुरू में नजर आ रही होती हैं आप उनको ओवरलुक करना शुरू कर देते हैं। ये बड़ा मसला है यहाँ पे, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि मैंने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को बातें करते हुए सुना है कि हमें तो एक साल रिलेशनशिप में हो गया है, हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि हमारी तो लड़ाई ही नहीं होती है। क्यूट। हमारी तो हाँ कि हमारी लड़ाई ही नहीं होती, हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है।
आप वाकई, क्योंकि वो उस बबल में वो शख्स उस वक्त है, तो आप उस बबल को पॉप भी नहीं कर सकते, आपके बस में नहीं होता, आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप कैसे समझाएं, बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं है कि दो लोग एक घर में हैं और वहां पर Exactly. किसी तू बात तू पे मैं conflict ना ना हो, हो। कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ये पॉसिबल ही और नहीं अगर है। कंफ्लिक्ट नहीं हो रहा तो कोई एक बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज कर रहा है, जो बाद में आफ्टर फ्यू इयर्स वो बबल खुद ही पॉप हो या जाता उस टाइम पे आप सिर्फ अच्छा बन रहे हैं एक दूसरे के सामने कि ठीक Very है, true. यू आर सेइंग दिस, और वो दोनों की अच्छी robotic- sides एक दूसरे के देखिए सामने वो हैं। इमोशनल चीज तो एस्पेक्ट तो ऐड ही नहीं हुआ, वो तो एक रोबोटिक चीज है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट, एक अंडरस्टैंडिंग उसके साथ चल रहे हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, Yes. जो कि बहुत टाइम तक नहीं चल सकता। नहीं चल पा रहा होता। एट द सेम टाइम उसमें इमोशनल एस्पेक्ट तो ऐड ही नहीं हुआ हुआ कि आप बता सकें, एक्सप्रेस कर सकें, अपनी चीज़ों को बताएं कि नहीं ये चीज़ है, मुझे इस पे मसला है, या तुम ये ना करो या मैं ये प्रिकॉशंस ना आ करूं। जाती हैं, आप कॉशियस होकर चल रहे होते हैं रिलेशन में कि यहाँ पे कुछ ऐसा बोल दिया तो इमेज ना खराब हो जाए, या मैंने अगर फीमेल को अपनी पार्टनर को बता दिया कि मुझे जॉब से रिलेटेड ये चीज़ें आ रही हैं तो मुझे जज करेगी कि इसने शादी से पहले तो मुझे ख्वाब दिखाए थे, या फीमेल कह दे कि मुझे घर का ये वाला काम नहीं आता है, मुझसे मैनेज नहीं हो रहा, तो मेरे बारे में ये ना बात कर दी जाए कि, या घर में किसी से प्रॉब्लम आ रही है तो मैं शेयर कर दूं तो ये ना कह दे कि उन्होंने तो आते ही जो है नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर दी है। और स्पेशली मैं एक बात ऐड करूं, जो फीमेल स्पेशली चाहे फैमिली की क्यों ना हो, जब वो मैरिज में आती है तो वो एक घर में एक डेफिनेटली सबसे डिफरेंट है, तो वो जो पर्सपेक्टिव रखेगी ना वो डिफरेंट होगा, डेफिनेटली होगा। अब या तो वो सप्रेस करेगी या वो अपने पार्टनर से शेयर करेगी, तो मैं ऐड करूँगी पार्टनर बहुत सप्रेस करते हैं उस चीज़ को। जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कि हमने अपनी चीज़ शेयर की कि मुझे चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, हर्ट कर रही है, तो वहाँ पे मुझे फ़ौरन से सप्रेस कर दिया और वहाँ से मुझे लगा कि शायद मैं ही गलत हूँ, मैं ही नेगेटिव हूँ। ये भी माइंडसेट चेंज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप तो उस चीज़ के आदी हो चुके हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपकी नस्लों में भी जाए। बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं सभी शेप जो घरों में चल रहे होते हैं, जो लोग नहीं हैं, स्पेशली मेल जो है ना वो ऑब्वियसली बाहर होते हैं तो उन कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस में उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते। तो जब वो फीमेल इन्वॉल्व होती है, आती है, उसको घर में ही रहना है, देखना है चीज़ों को, बेशक वो जॉब भी करती हो, वो इमोशंस में इन्वॉल्व होती है। फीमेल का माइंडसेट और इमोशनल साइड बनी ही ऐसी है, तो वहाँ पर जब वो शेयरिंग करे तो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड देखिए दोनों जॉइंट को। फैमिली सिस्टम में तो एक खातून को अपने आप को मनवाते हुए, एक्सेप्ट करवाते हुए कि जिंदगी मेरी गुजर जात, जाती है। मेरी एक जात है, मेरी एक सोच है, Exactly. मैं भी मैं ख्यालात हूँ रखती हूँ, मैं एग्जिस्ट करती हूँ, Yes. मैं सबसे पहले एक औरत हूँ, मैं उसके बाद बीवी, किसी बहू, और रिश्ते में। बेटी, माँ Yes. हूँ। ये तो सालों लग जाते हैं लेकिन हमारी आप औरतों नोट को। करें द मोमेंट वो शुरू में भी अपनी एग्जिस्टेंस शो करती है, उसको निकालना शुरू कर देते हैं। चाहे फैमिली ग्रुप्स बने हो व्हाट्सएप के, उसमें रिप्लाई नहीं करना, जो बहुत कॉमनली फीमेल्स मुझे आके बताती हैं कि सब एक दूसरे को कमेंट कर रहे होते हैं, मैं कुछ शेयर कर दूं तो कोई कमेंट नहीं करता। ये एक टॉर्चर है उस फीमेल के लिए कि आप वो फैमिली में, अपनी फैमिली छोड़ के आपकी फैमिली में आई है और आपको प्रायोरिटाइज कर रही है और आप उसको उधर से निकाल रहे हैं, निगलेक्ट करवाना। और उसमें ये जो बिहेवियर है ये इन लॉज या हस्बैंड्स की तरफ से इसलिए भी आता है टू मेक हर अंडरस्टैंड यू नो कि यू आर डूइंग समथिंग वेरी रॉन्ग। दिस इज वेरी बैड। अच्छा, ये आपने जो पॉइंट रेज किया ना ग्रुप्स का, एक बार मुझे याद है सबीन आपने भी इस पे बात की थी, ये फैमिली ग्रुप्स जो स्पेशली बने होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। कहने को तो Taunts ग्रुप हो इसलिए रहे बना हो होते रहा हैं, होता है कि ये चलो आप battlefield कनेक्ट होती है। रहेंगे, हाँ कहने को होता है कि कनेक्टेड रहेंगे, एक दूसरे का पता चल जाएगा। लेकिन आपने भी जो बात की कि उसमें ही कुछ लोग ऐसे होते हैं, फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं कि जब वो कोई बात करें तो या तो उनको रिस्पांस ही नहीं मिल रहा, रिस्पांस मिल रहा तो गलत रिस्पांस मिल रहा है, और उसकी वजह से चीज़ें फिर पाइलअप भी होती हैं और चीज़ें ख़राब भी होती हैं, रिश्ते मुतासिर और होते सबसे हैं। ज्यादा नजर लगती है। आप अपनी सारी चीजों को शेयर कर रहे हैं और नजर हमेशा वही लोग ज्यादा लगाते हैं जो आपको जानते हैं। किसी स्ट्रेंजर को आपसे कोई Exactly. उसका कोई वो वास्ता क्यों नहीं है ना? आपसे, उसे क्या है आपको नजर लगाने की? वो देखेगा या देखते देखते वो स्क्रॉल किसी को क्या करेगा। लगे कि सबीन ने आज नया इससे भी जूता पहना इम्पोर्टेंट है। चीज मैं ऐड करूं, जब आप बहुत ज्यादा शेयरिंग करते हैं ना तो जेलसी का एलिमेंट आता है। आपको नहीं पता, हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं वो एलिमेंट होता है, कुछ में ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है कि मुझे इससे आगे जाना है, ठीक है। कुछ में ये हेल्दी वे में होता है, कुछ में अनहेल्दी वे में। तो जब शेयर करते हैं तो आपको नहीं आइडिया होता कि कौन किस। देखिए हम कोई वो साइकोटिक बात नहीं कर रहे कि पैरानोया रख लें, हम ये बात कर रहे हैं कि एक बाउंड्री अपनी पर्सनल लाइफ की रखनी चाहिए। और जब आप अपनी हर डिसीजन को करने से पहले ही उसको नशर कर देते हैं, चाहे पार्टनर, दोनों एक दूसरे की बातों को भी, जैसे लड़की है वो अपने घर में जाके लड़के ने कुछ शेयर किया है पार्टनर ने, आप घर में जाके अनाउंस कर दें या लड़का अनाउंस कर दे, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे काम जो हैं वो उस तरह नहीं होते हैं। और
ये जाते तो हैं, confidence साइकोलॉजी भी है, आ जाता है। ये तो साइकोलॉजी है। अच्छा वजह हमने ये तो बात की फीमेल एक पर्सपेक्टिव उसमें हमने ज़रूर ऐड किया कि लड़कियों के डर क्या होते हैं, मर्दों के क्या डर होते हैं। हमने बहुत सारे लड़कों को देखा है कि वो शादियां डिले कर रहे होते हैं, माँ बाप कह रहे होते हैं बार बार कि अच्छी लड़की है कर लो, वो या वो प्यार अपने करना चाह पार्टनर रहे से होते हैं। टाइम नहीं, वो बाज़-औक़ात कमिटेड भी होते हैं लेकिन वो अपने पार्टनर से भी टाइम लेना चाह रहे होते हैं कि नहीं आई नीड टाइम। इसकी क्या वजह है, क्या फियर्स? अच्छा, उसमें जो क्लाइंट, जो मेल क्लाइंट जिन्होंने मुझे, मैंने पर्सनल जो उसमें अपना एक्सपीरियंस देखा है प्रोफेशनल में, और जो मैंने जितनी स्टडीज़ जो रिसर्चेस पढ़ी हैं, उसमें मेन ये कहा गया कि स्पेशली मेल को फाइनेंसिस के हवाले से बहुत फियर होता है। सही। क्या मैं मेंटेन कर पाऊँगा, क्या मैं चला पाऊँगा। दूसरा जो मेल को होता है कि क्या मेरा पीस रह पाएगा घर के अंदर, या क्या मेरी इंडिपेंडेंस जो है एग्जैक्टली ये तो सबसे इम्पोर्टेंट, क्या मैं दोस्तों से मिल पाऊँगा। ऑफ कोर्स नॉट, इसमें क्या बात है, ऑब्वियसली नहीं। राइट अब जो इन पैटर्न्स को नहीं, जो पैटर्न्स पे फियर रखते हैं, वहाँ पे फिर देखा इस तरह के बहुत सारे उनके भी फियर्स आ रहे होते हैं, लेकिन उनके मेनली जो होते हैं वो सेल्फ रिलेटेड होते अच्छा हैं। मैं इसमें जरूर चाहूंगा कि आप, आई हैव अ इंटायरली डिफरेंट ओपिनियन ऑन दिस, जो फाइनेंशियल वाली एक बात है, और मैं वो ऐड भी करता हूँ कि व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड आई वाज जॉबलेस। एक पार्ट ऐसा आ गया था बीच में कि आई वाज जॉबलेस, और मैं चूंकि उससे पहले निकाह हो चुका था और मेरी शादी तय थी, तो होनी थी, ज़ाहिर तय थी, अब होटल वोटल बुक थे, सब कुछ था, तो देयर इज नो ऑप्शन ऑफ गोइंग बैक एक्चुअली, एंड आई वाज जॉबलेस एट दैट पर्टिकुलर पीरियड। सो मैं बड़ा डिस्टर्ब हो गया, बहुत परेशान कि मैं, मतलब हाउ वुड आई मैनेज, बड़ा मैं अपसेट था। माई वाइफ वॉज वर्किंग एट दैट टाइम, तो उसने मुझे कहा कि नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, इट्स एक पार्ट है ना, हो जाएगा, मतलब आई एम वर्किंग, इट्स ओके, करेंगे, कोई मसला नहीं है। खैर उसको मेरी खाला ने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि देखो शादी जो है ना ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये शादी पूरी ज़िंदगी है, एक हिस्सा है। अगर तुमने सिर्फ ये सोचकर इस वक्त चीज़ों को अपने ऊपर तारी कर लिया कि नहीं नहीं मैं अभी जॉब करोगे ना, जाहिर है ऐसा तो नहीं कि जॉब करोगे नहीं, यू विल बी डूइंग समथिंग, तो इसको इतना तारी मत करो। प्लस जो ये लड़के जो ये राय रखते हैं ना कि अभी मैं और कमा लूं, मैं ये भी कर लूं, मुझे लगता है कि नेवर एंडिंग चीज होती है कि मैं ये भी ले लूं। मैं जरूर मानता हूं कि आपने, आपकी जिम्मेदारी है कि आपने वो जो आपके घर आ रही है, आपने उसका ख्याल करना है फाइनेंशियली एंड एवरीथिंग, बट वो जो एक होता है ना कि मैं पहले ये बना लूं, ये भी बना लूं, ये भी ले लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, दैट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस। आप लेट हो जाएंगे लिटरली। तो प्लीज एक जो लिमिट है उस तक तो जरूर आपने करना है, ज़ाहिर है वो आपकी जिम्मेदारी है, वो तो आप एहसास करें, लेकिन वो जो एक होता है कि मैं पहले ये भी कर लूं, मेरा वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, प्लीज डोंट डू दैट। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। मैंने कितने कपल्स को देखा है, उन्होंने शादी के बाद ना ग्रो किया है, शादी के बाद उनको उन्होंने, और मैंने जो है ना मेल्स का जो पर्सपेक्टिव लिया ना कि शादी के बाद हमें डायरेक्शन मिली है। हम जो पहले हम कमाते भी थे तो कभी इधर लगा दिया, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई सेविंग बड़ी नहीं अच्छी है, मैनेजमेंट करती है फाइनेंशियली, और शादी के बाद एक पर्पस मिल गया, यू नो कि हमने अब ये हमारी डायरेक्शन है। दोस्तों से मिलने के अलावा भी जिंदगी में काम है। मिल लेते हैं, लेकिन आप देखें जरूर है थोड़ा सा टाइम, टाइम तो होना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन कह रहे जा बाहर निकल बाहर। जो लड़के नहीं जाते ना घर से, उनकी बीवियां भी कहते हैं निकलो बाहर जाओ, दोस्तों से मिल के आओ, थोड़ा सा कैथारसिस करके आओ, भाई घर आके माहौल ठीक हो। फ्रेंड्स होना इम्पोर्टेंट है, लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट सिर्फ फिर उनको प्रायोरिटाइज का एक होता है ना, प्रायोरिटाइजेशन करनी पड़ती है। लेकिन सबसे पहले आपकी फैमिली है, एग्जैक्टली, फिर Professional बाकी बात नहीं है। चीजें, यस फैमिली पहले है, फिर फ्रेंड्स, आपकी प्रोफेशन, एवरीथिंग। सबसे पहले आपकी जो एक इमीडिएट फैमिली है ना, दैट्स द मोस्ट प्राइम थिंग जो कि आपने हमेशा इसके ऊपर रखना है। और इसमें इसी में ही लोग इसी को चीज को सबसे पीछे कर देते हैं, और तब गलती हो जॉब जाती को है। ऊपर, दोस्त के ऊपर, फिर कहते हैं कि हमें सुकून नहीं मिल रहा, घर जाके सुकून नहीं मिलता, क्योंकि दो लोगों ने अपने ऊपर अपने घर पे काम करना ही, वर्क करना ही छोड़ दिया है, और वो बस रोबोट की तरह एक कमा रहा है और दूसरा बस घर को देख रहा है, बस वो रोबोट की तरह पैटर्न चलते हैं, और फिर हम कहते हैं बच्चों में ट्रॉमास कहाँ से आ रहे हैं। इमोशंस कम होते जा रहे हैं वैसे इस जनरेशन में। वेलकम बैक। वैसे पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज का हमारा मौजूद है हरासमेंट। जब हम हरासमेंट की बात करते हैं, इट्स अ वास्ट टर्म, जिसमें बहुत सारी और टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिजिकल वायलेंस हम उसकी बात करते हैं, हम मेंटल अब्यूज़ की बात करते हैं, हम फाइनेंशियल अब्यूज़ की बात करते हैं, एंड देन देयर इज सो मच जिसके बारे में बात होती है, बट स्टिल बहुत से लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं हमारी होता। ख़वातीन को तो बहुत कुछ नहीं पता, उन्हें तो पता ही नहीं है कि जो एक्ट उनके साथ बाज़-औक़ात हो जाता है, कोई दूसरा तीसरा उनको बता रहा होता है कि फलाने ने तुम्हें हरास किया है, उनको नहीं पता।
वर्क प्लेस हरासमेंट की अगर बात करें, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, उसके बारे में तो एक्चुअली किसी को नहीं पता कि क्या चीज है जिसमें आपको नो कहनी है। और अगर कोई फोर्सफुली या टैक्टफुली आपसे वो काम करवाने की कोशिश करे, आपका बॉस है, आपका मैनेजर है, तो वो भी एक तरीके से हैरेसमेंट के जुमरे में आता है और आपके पास कानूनी हक है उस हवाले से, और आप जो है उस लिहाज से उस पर केस फाइल कर सकते हैं। मैं सभी एक दिन एक खबर देख रहा था कि एक कंपनी थी जहां पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे और वो मुसलसल अपने एम्प्लॉयज़ पर नजर रखते थे कि जैसे आप एक सेकंड के लिए भी आपने अगर काम छोड़ा है, मे बी आप रिलैक्स हो रहे हैं, तो फ़ौरन से मैसेज आ जाना कि आप काम नहीं कर रहे। तो वो उस पर बाकायदा बड़ा एक रिएक्शन आया। सो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जब नॉर्मलाइज कर दी, जैसे आपने कहा वर्क प्लेस पे बहुत सी ऐसी बातें, बहुत से ऐसे काम, बहुत से ऐसे एटीट्यूड जो कि वाकई हरासमेंट में आ रहे होते हैं बट हमें पता ही नहीं होता, हमने नॉर्मलाइज कर दी है। सो आज इस मौजूद हम गुफ्तगू करेंगे। वी हैव विद अस सिद्रा सिद्दोज़ई और उसामा बिन सलाम, दोनों माहिर कानून हैं, उनको हम वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। ग्रेट टू हैव यू जी। सिद्रा, आपसे स्टार्ट करते हैं। जब हम हरासमेंट की बात करते हैं, ज़रा एक वास्ट टर्म है, कितनी अवेयरनेस आई है इस टर्म को लेकर भी, और कितने केसेस की रिपोर्ट जो होते हैं उससे ज़रा हम अंदाज़ा लगा पाते हैं कि लोगों को पता चल रहा है कि उनके राइट्स क्या हैं, वो रिपोर्ट करें कि दिस वाज रॉन्ग, ये हरासमेंट थी? सोहेब, हमारे पास ना एंटायर हरेसमेंट लॉज बहुत जो है वो लेटेस्ट स्टेजेस पे आए हैं। ओके। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो हमारे पास 2010 के बाद ये लेजिस्लेशंस आनी शुरू हुई हैं। उससे पहले देयर वाजंट एनी सच टर्म कि जी हरासमेंट हो रही है, या इस चीज़ को रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा था। सेकेंडली, जब हम हरासमेंट को देखते हैं तो उसके अंदर हम डोमेस्टिक वायलेंस हरासमेंट की तो बिल्कुल बात नहीं करते। हम सिर्फ ये बात करते हैं, हरासमेंट को हम हरासमेंट तब मानते हैं कि जब वो फिजिकल हो जाती है, जब मार पड़ती है, या जब अच्छा फिर मैं चूंकि दिस टर्म इज यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड द फीमेल्स, तो मैं उसके अंदर सिर्फ एक जेंडर को लेके नहीं चलूंगी। आई विल नॉट टॉक अबाउट द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, आई विल टॉक अबाउट द जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो जब तक कोई चीज़ फिजिकली नहीं आ जाती या सोशल मीडिया पे नहीं आ जाती, वी डोंट कॉल इट हरासमेंट। हम लोगों ने टोटली जिन फैक्टर्स को नेगेट कर दिया है वो हमारे पास हैं इमोशनल अब्यूज़, वर्बल अब्यूज़, फाइनेंशियल अब्यूज़। हम इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करते बिकॉज हम इन चीज़ों को टैबू नहीं मानते, या हम ये नहीं देखते कि इनके अगेंस्ट भी हमारे पास लेजिस्लेशंस मौजूद हैं। व्हेन वी सी द लेजिस्लेशंस, हम रूल्स को, लॉज को जब उठा के देखते हैं तो ये सारी की सारी टर्म्स के आप वर्बली किसी को अब्यूज नहीं कर सकते, आप इमोशनली किसी को जो है वो हरास नहीं कर सकते, आप ज़बरदस्ती किसी से कोई काम नहीं करवा सकते, ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकते। सो ये सारी चीज़ें लॉज में हमारे पास मौजूद हैं। सेकंड, आपने बात की थी कि किस हद तक की चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। हमारे पास रिपोर्टिंग मैकेनिज्म वीक है, हमारे पास रिपोर्टिंग नंबर बहुत कम है स्टिल। लेकिन इसके अंदर एक और भी चीज़ है जो कि एक बड़ा नेगेटिव पहलू है हमारी सोसाइटी का, कि हम हरासमेंट लॉज का एक देखिए, एक चीज़ है यूज़ ऑफ लॉ और एक है अब्यूज़ ऑफ लॉ। सो हम ये देखते हैं कि व्हेन इट कम्स टू द हरासमेंट लॉज, स्पेशली वर्क प्लेस हरासमेंट के लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अगर आपने किसी खातून को सिर्फ सलाम कर दिया, वो कह रही है हरासमेंट है, तो वो हरासमेंट ही कंसिडर होगी। ऑल्दो कि आप देखें इंटेंशन को तो आप किसी भी तरीके से प्रूफ नहीं कर सकते ना। सो वहाँ पे अब्यूज ऑफ लॉ बहुत ज़्यादा है। इसमें मुझे बल्कि याद है उसामा, गुड मॉर्निंग का मैसेज करना भी हरासमेंट में शुमार हो गया था। कश्माला साहब ने एक दफ़ा स्टेटमेंट दी थी, उसके बाद से उसमें बहुत बात हुई। हाँ, लेकिन जो आपने बात की सलाम, और मैं इसलिए पॉइंट रख भी रहा हूँ कि देखें, एक बंदे को पता होता है कि वो जो आप मैसेज आया, एनीथिंग दैट इज अनवांटेड, वो गुड मॉर्निंग है, वो अस्सलाम वालेकुम है, वो हेलो हाउ आर यू है, खाने पे चलोगी, आपको पता होता है इफ दैट्स अनवांटेड दैट्स हरासमेंट। योर कमेंट? यस, एक्चुअली इसमें जो हमारे पास लीगल बाइफरकेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। दो चीज़ें हैं इसमें। एक चीज़ तो हमारी ये आ जाएगी कि जहाँ पर कोई फिजिकल टच नहीं है वहाँ पर वी हैव टू ऑलवेज फाइंड अ पैटर्न। यानी अगर एक दफ़ा गुड मॉर्निंग का मैसेज किया गया तो अकॉर्डिंग टू द एक्ट एंड रूल्स उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे हरासमेंट, क्योंकि उसके अंदर अभी कोई पैटर्न नहीं है। हाँ, अगर ऐसा हो कि कोई फिजिकल टच या अगर वो फिजिकल बाउंड्री किसी ने भी ट्रांसेंड की तो उसमें एक इंसिडेंट ही काफ़ी होगा और उसको प्रॉपरली हरासमेंट कहा जा सकता है। तो ये इसके अंदर एक बाइफरकेशन। दूसरा जो मेरे नज़दीक, दैट इज़ अबाउट कंसेंट। अब बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि दो लोगों के दरमियान कोई भी रिलेशन है, चाहे वो कोलीग्स हैं या वो क्लास फेलोज़ हैं या कुछ भी, तो उसमें जब तक कंसेंट है तब तक उसको हम हरासमेंट नहीं कहेंगे। ठीक है। बाय द टाइम कि जब कंसेंट नहीं रहती एक बंदे की, अब उसके बाद भी अगर आप उसको बार बार मैसेजेस किए जाएंगे
तो ऑटोमेटिकली फिर वो हैरासमेंट में कन्वर्ट रिलेशन हो जाएगा, जो कि इन द फर्स्ट इंस्टेंस वो हैरासमेंट में नहीं था। अच्छा, ये जो आप कॉन्सेंट की बात कर रहे हैं, इसको अगर देखा जाए तो क्या अपने मुंह से कहना या उस गुड मॉर्निंग टेक्स्ट का जवाब देना ये कॉन्सेंट में शुमार होता है, या बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि लेट्स सपोज आपका बॉस है, आपका मैनेजर है, वो आपको गुड मॉर्निंग मैसेज डेली बेसिस पे भेज रहा है, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बट समहाउ आप उससे बॉदर हो रहे हैं, आप उससे तंग हो रहे हैं, वो अनवांटेड है आपके लिए, Yes. क्या वो उसमें फॉल करेगा हरासमेंट? उसमें एक्चुअली जब हमारे पास कोई, जैसे मैंने पहले कहा, अगर कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, फिर हमें वो पैटर्न ढूंढना है। ठीक है। अब वो पैटर्न क्या होगा? फॉर एग्जांपल अगर गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है, लीगली स्पीकिंग अगर कोई बंदा नो नहीं कर रहा तो दैट विल बी टेकन एज अ कंसेंट। हाँ, लेकिन ऐसा हुआ कि फॉर एग्जांपल गुड मॉर्निंग का मैसेज भी आता है और उसके बाद जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको हम देखेंगे, हमें ये पता चला कि उन स्पेसिफिक खातून को बाकी एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है और बाकी एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा वो उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं उस जॉब में। ठीक है, अच्छा, जब तक बेनिफिट्स मिल रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना उन गुड मॉर्निंग मैसेजेस का रिप्लाई किया, ना ही उस इंसिडेंट को कहीं पर उन्होंने रिपोर्ट किया। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही वो बेनिफिट्स उनसे ले लिए गए वापस, उसके बाद अगर एक कंप्लेंट आ जाती है कि भाई ये हैरासमेंट है, तो वहां पर डेफिनेटली उनको थोड़ी मुश्किल होगी अपना केस प्रूव करने में, क्योंकि वो कोरोबोरेशन नहीं हो सकी जो कि हैरासमेंट के लिए ज़रूरी है। या अगर इसको हम ये कहें कि गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आ रहे थे और उस टाइम उनके पास जो बेनिफिट्स थे, रिप्लाई ना करने की वजह से वो बेनिफिट्स वापस ले लिए गए, तो फिर वो प्रॉपरली हैरासमेंट में आ जाएगा। वो उसमें फॉल कर रहा फिर वो होता उसमें है। फॉल करेगा। इवन आपने अगर उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन ठीक है। वो सर्कमस्टांसेस बताएंगे, आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ों को देखेंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि अच्छा, जब तक वो रिस्पॉन्स नहीं किया या उस बंदे ने वेट किया एम्प्लॉयर ने, ठीक है, और जब बाद में भी उसको उसके जो रिक्वायर्ड एंड्स हैं वो अचीव नहीं कर सका। बेनिफिट्स को हम थोड़ा सा अगर इलैबोरेट कर सकें तो ऑब्वियसली वो बेनिफिट्स जो कि लीगली उस जॉब में रहते हुए आपके पास हैं, जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जिनको हम बोलते हैं, अगर किसी ये भी बात जॉब करें में, तो मेरा ख्याल है ये टर्म ज्यादा बेहतर होगी कि वो अगर आपको तंग किया जा रहा है वर्क प्लेस पे कि आपने ये बात नहीं मानी तो आपको ओवर टाइम लगाने की बात हो रही है, या और कोई पर्क्स ऑलरेडी जो आपके पास थे वो आपसे लिए जा रहे हैं। अच्छा सिद्रा, हम प्रूफ नहीं कर पा रहे होते हरासमेंट को। लेट्स सपोज मुझे किसी, हर वक्त तो रिकॉर्डर मेरे पास भी नहीं मौजूद, सीसीटीवी हर जगह पे नहीं मौजूद, कोई मुझे वर्बली या फिजिकली अगर किसी को भी हरास कर रहा है, अब्यूज कर रहा है, तो कोर्ट में मांगा जाता है या केस फाइल करने के लिए सबूत मांगा जा रहा होता है। अब उस सबूत को कहाँ से लाया जाए, किस तरीके से जो जिस तरह उसामा ने बात की कि सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, तो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हमारे पास जो हैं वो इटसेल्फ एक वैलिड सबूत के तौर पे लिए जाते हैं। उसके पास हमारे पास जो है वो विटनेसेस, कि अगर आपने मे बी इफ़ इट्स मी, मुझे मेरा बॉस जो है वो बार बार अपने रूम में बुला रहा है, मेरा बॉस मुझे बार बार जो है वो ओवर टाइम की बात कर रहा है, डेफिनेटली आई शेयर इट विद सम ऑफ माई कोलीग्स, मे बी मैं उसामा से बात करूंगी, सबीन से बात करूंगी, बट मेरे पास उस चीज़ का प्रूफ नहीं है कि उसने मेरे साथ फिजिकल होने की कोशिश की या उसने मुझे मेंटली हरास करने की कोशिश की। बट जो जहाँ पे विटनेसेस का क्राइटेरिया, अब लेकिन लोग विटनेस नहीं बन के आते, लोग लैक ऑफ प्रूफ की वजह से इन चीज़ों को, इस पे बात नहीं करते, उसके अगेंस्ट जो है वो कोई एक्शन नहीं ले पाते। मैंने जैसे शुरू में बात की थी कि हमारे पास अभी भी रिपोर्टिंग बहुत कम है। सो उस रिपोर्टिंग, एक स्पेसिफिक इंसिडेंट्स की रिपोर्टिंग ना होने की जो मेजर वजूहात होती हैं, सोशल स्टिग्मा, खातून है, इज्जत पे बात आएगी, सबूत क्या है, हम विटनेस नहीं बन सकते। सो ऑल दीज फैक्टर्स दे आर कंपोजिंग एंड यू नो मेकिंग योर केस वेरी वीक, कि जिसके बाद जो हरासर है उसको एक खुली छूट मिल जाती है और जो हरास हो रहे हैं वो उनके पास दे आर नॉट लेफ्ट विद एनी अदर ऑप्शन बट टू लीव द प्लेस। ओके, कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए किसी के साथ और उसने उस पॉइंट ऑफ एंड टाइम पे उसे रिपोर्ट नहीं किया, फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो आपके सामने रखते हैं, किसी वर्क प्लेस पे किसी के साथ ये हुआ कि हरास किया गया और उस वक्त सारे सबूत भी थे, लेकिन सामा उस वक्त चीज़ें दबा दी गई या बिठा के सुलह करा दी गई, व्हाटएवर द केस इज, बट लेटर ऑन भी उससे महसूस होता रहा जो भी विक्टिम है कि बुरा भी हुआ मेरे साथ और स्टिल कहीं ना कहीं से मालूम हो रहा है अच्छा अब ये बात हो रही है वो बात हो रही है। क्या कोई टाइम फ्रेम होता है
कि इस टाइम फ्रेम के अंदर ही आपको दोबारा उसको लीगली परस्यू करना है, या कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन डू दैट, एनी वन ऑफ यू? हमारे दो किस्म के लॉज हैं पाकिस्तान में और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी। वन इज कॉल्ड सिविल लॉ ठीक है। एंड द अदर इज क्रिमिनल लॉ। अब ये जो इस लॉ की नेचर है ये क्रिमिनल लॉ है, और जो भी हमारे पास वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट है उसके मुताबिक एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल होगी। ओके। अब क्रिमिनल लॉ के अंदर देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेशन। जैसे कि सिविल केसेस में हमारे पास एक लिमिटेशन एक्ट है और वो रेगुलेट करेगा कि इतने अरसे में आप अपना क्लेम कोर्ट में लेकर जा सकते हो, उसके बाद जाओगे तो वो केस स्ट्रेट अवे डिसमिस हो जाएगा। बिकॉज वो टाइम बार हो जाता है, ठीक, आपने वो एक time bar। स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अपनी प्ली लेकर आनी है, Right। बट दैट इज फॉर द सिविल Civil लॉज। code, अदर देन दैट वो टाइम बार हो जाएगा। यस अब क्रिमिनल में देयर इज नो लिमिटेशन। यहाँ ठीक पर है। एक प्रिंसिपल होता है लैचेस का, यानी उसमें रीजनेबल टाइम कैलकुलेट किया जाएगा या फिर समझा जाएगा। अब इन केसेस में बहुत दफ़ा दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग कि औरतों को हमारे जो सोशल वैल्यूज़ हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, उनका बेनिफिट मिलता है, इन द सेंस के हमारी ख़वातीन इतनी बोल्ड नहीं हैं कि इस किस्म के इंसिडेंट्स को वो बता सकें, किसी से ओपनली डिस्कस कर सकें, क्योंकि अगर ये चीज़ वर्क प्लेस पे हो रही है तो भाई और वालिदैन या वालिद उनका फौरन एक पॉइंट ये आएगा कि आप उस जगह पर जाना बंद कर दें। कोई भी उनको वो चीज़ रिपोर्ट करने ही नहीं देगा इफ़ शी डिस्कसेस इट विद द फैमिली। अब ये हमारा अनफॉर्चुनेटली जितने भी केसेस जाते हैं एट द एंड 80 to 90% ऑफ द टाइम्स पार्टीज का कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अब वो कॉम्प्रोमाइज विलिंगली औरत की तरफ से अक्सर नहीं होता। Pressurize फैमिली की तरफ से होता है। जस्ट टू अवॉइड दैट सोशल स्टिग्मा, बिकॉज अगर कॉम्प्रोमाइज की तरफ नहीं आएंगी या इन वर्स्ट केस सिनेरियो आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल, तो विद दैट टर्मिनेशन लेटर आप कहीं और जाके अप्लाई करने के काबिल नहीं रहेंगे, बिकॉज आपके पास जो है जितनी भी वो फिर प्रोसीजरल है कि आपके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एंड देन यू नो बहुत सारी जगहों पे व्हेन वी फिल द फॉर्म फॉर द जॉब्स तो वहाँ पे कैटेगोरिकली एक सेक्शन होता है कि आप कभी हरासर तो नहीं रहे हैं। अच्छा। या आप ये एक जगह ये आजकल एक क्राइटेरिया अच्छा। है, हाँ, कि आपके कोई माइनर ट्रैफिक चालान्स के अलावा कोई बड़े क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, बिकॉज आपको सिक्योरिटी चेक होता है। आप जो है वो माइनर्स के साथ आपकी शादी तो नहीं हुई हुई, आपने किसी अंडर एज से शादी तो नहीं की हुई, so that security or the background check that is also very important। अब वहाँ पे आके because you know हमारी unfortunately सोसाइटी ऐसी है कि जहाँ पे अगर एक औरत हरास हो के भी आई है तो उसको उसी नज़र से देखा जाएगा कि अच्छा मे बी शी वाज रॉन्ग। ये बड़ा मसला है। यहाँ पे बहुत से इंसिडेंट्स हमारे सामने रिसेंट भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स हमारे सामने आई थी। कुछ केसेस ऐसे हैं, मैं केस नहीं कोट कर रहा, बट मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि चीज़ें चल रही होती हैं, डेवलप हो रही होती हैं, पता नहीं होता कि उसमें सही कौन गलत कौन है, बट सोसाइटी या इंटरनेट हमेशा डिवाइड नज़र आता है उसमें हमें कि अच्छा नहीं वो लड़का ठीक था या लड़की ठीक थी। ऐसे में आई वुड लाइक यू टू रिस्पॉन्ड टू दिस कि हम अक्सर ये बात करते हैं कि कोई अगर केस ऐसा हो गया इसमें लड़की ने सोशल मीडिया पर आकर कहा कि मेरे साथ ये गलत हुआ, मैं हरास हुई हूँ, मेरे साथ मुझे अब्यूज़ किया गया, उस पर इंटरनेट डिवाइड होता है, उसमें कहते नहीं जी आपका तो ताल्लुक था उसके साथ। आई मीन हमने वैसे काफी केसेस में भी देखते हैं। उसामा ने बात की थी कंसेंट की, सो यू नो ये जो एक ताल्लुक था दैट वाज बेनिफिटिंग बोथ द पार्टनर्स म्यूचुअली। एब्सोल्युटली ठीक है, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी बिकॉज दैट माइट बी वेरी अनएथिकल। बिल्कुल ठीक है कि एक रिलेशनशिप में ठीक है वो दोनों अगर म्यूचुअली बेनिफिट हो रहे हैं, बट जब एक चीज या एक सर्टेन बिहेवियर पैटर्न जो है वो टॉक्सिसिटी की तरफ जा रहा है, वो अनवांटेड है या वो वायलेंस की तरफ जा रहा है बेसिकली। और अगर देखिए वायलेंस किसी भी सूरत में आप ये नहीं कह सकते कि इसकी जस्टिफाइड है। मियाँ बीवी के दरमियान अगर वायलेंस है तो वो जस्टिफाइड नहीं है ऑफ एनी सॉर्ट, वर्बल है, मेंटल है, फाइनेंशियल है, फिजिकल है। किसी रिलेशनशिप में भी मतलब कोलीग्स के दरमियान भी अगर वर्बल या इमोशनल वायलेंस आ रहा है दैट इज नॉट जस्टिफाइबल। ना लॉ उसको जस्टिफाई करता है, ना सोसाइटी जस्टिफाई करती है, ना ह्यूमन डिग्निटी के ग्राउंड्स पे वो जस्टिफाई करता है। लॉ के हवाले से क्या कहता है? मैं बात करूं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भी, जो ऐसे केसेस में सामने आ जाते हैं नहीं जी ये ठीक है या ये ठीक है। अच्छा, लीगली स्पीकिंग इसमें ना हमें अगेन बाइफरकेट करना पड़ेगा कि लॉ राइट किसको बोलता है और क्या आपका लीगली इन्फोर्सेबल राइट नहीं है। अब फॉर एग्जांपल जितनी हमारी इमोशनल चीज़ें हैं ये लीगली इन्फोर्सेबल राइट नहीं है। ठीक है। अब जैसे कंसेंट की बात है, अगर मैं किसी को कंसेंट नहीं दे रहा
कि भाई आप मुझे मैसेज करो, तो देयर इज नो लॉ कि मैं ये जाकर अपना राइट इन्फोर्स करवा सकूं ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि भाई पहले इन्होंने मतलब मुझे अलाउ कर दिया था या इन्होंने ये बेनिफिट्स ले लिए और अब उसके बाद जब वो बेनिफिट्स पहुंच गए उसके बाद इन्होंने मुझे मना कर दिया। अब यहाँ पर लॉ ये नहीं कहेगा कि मुझे कोई राजी कर ले या मजबूर कर ले कि नहीं मैं करूं। हाँ, लेकिन अगर मैंने कोई बेनिफिट्स लिए या कोई इस तरह की मटेरियल चीज़ थी जिसकी कोई लीगल रिकग्निशन है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में उसकी मैं रिकवरी क्लेम कर सकता हूं, लेकिन वो भी उस ट्रांजैक्शन में नहीं छीन नहीं सकते, वो भी उस ट्रांजैक्शन में कि जहां पर कोई लीगल रिलेशन क्रिएट हो रहा हो। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल अब बहन भाइयों के दरमियान कोई चीज है, अब वहां पर लीगल रिलेशन कब होगा और लीगल रिलेशन कब नहीं होगा। अगर मैंने अपने भाई को या बहन को कोई अपने प्यार से सेल फोन दे दिया तो उसकी जो एक वैल्यू है वो गिफ्ट की होगी, लॉ में भी और शरिया में भी, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर कोई वहां पर ट्रांजैक्शन थी या फिर अगर एक एग्रीमेंट वर्बल भी हो गया कि अच्छा ठीक है हमें मतलब सारी जिंदगी साथ रहना है बिटवीन द टू पर्सन्स और इस पर्पस के लिए कि जब हमारा रिलेशन मैच्योर हो जाएगा तो उस टाइम ये स्पेसिफिक चीज हम यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर ये चीज एक लीगल रिलेशन की तरफ चली जाएगी। अब इन केस अगर कुछ ऐसा हुआ तो उसको फिर आप क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई भी चीज आपने आउट ऑफ लव या अफेक्शन किसी भी रिलेशनशिप, इसको हम और क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल बड़ा कॉमन है आजकल कि आपका एक रिलेशन डेवलप हो जाता है या मंगनी हो जाती है या फैमिली में बात तय हो जाती है, लड़का लड़कियां अब चूंकि बात तय हो चुकी है दैट यू गोइंग टू मैरिड, मे बी 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद, व्हाटसोएवर, ईदों का आना, हाँ ईदों का आना भी आपस में, जो कि अब आपका एक रिलेशन भी डेवलप है, आप मुलाकातें भी हो रही हैं, गिफ्ट्स भी दे रहे हैं, महंगे महंगे फोन भी हैं, ज्वेलरी भी है, कुछ भी हो सकता है, महंगे आइटम्स हैं, लेकिन वो गिफ्ट है। इस सूरत में अगर रिश्ता खत्म हो जाता है तो लॉ क्या कहता है? इसमें बेसिकली जो गिफ्ट है वो हमेशा गिफ्ट ही रहेगा, ठीक है। इसमें हमारा लॉ भी और शरिया भी बहुत क्लियर है, यस। तो उसको मतलब चेंज या क्लेम नहीं किया। ऐसी सूरत में अगर वो गिफ्ट, चूंकि आपने क्लियर कर दिया कि लॉ कह रहा है कि आपने एक चीज जब दे दी है, तोहफा दे दिया, तो अब तोहफा आपने दे दिया, वो अब दूसरे की मिल्कियत है, स्पेसिफिकली इन फोन, वो तो आपका बहुत पर्सनल फोन होता है। सीधा इसमें अगर कोई जब ताल्लुक खत्म हो गया और आपने जबरदस्ती जाके वो चीज वापस लेने की कोशिश की और उस दौरान थोड़ा वायलेंस भी हो जाता है, फिर लॉ क्या कहता है? हरासमेंट ही है, ये अब्यूज है? दिस इज हरासमेंट एंड दिस इज अब्यूज। वंस यू हैव मेड अ गिफ्ट, आपने उसको जो है किसी के हवाले कर दिया। इवन आप ये देखिए कि जब हमारे पास खुला के या तलाक के केसेस आते हैं, उसमें तोहफतन जो चीज़ आप अपनी बीवी को दे रहे हैं या आप अपने शौहर को दे रहे हैं या ससुराल की तरफ से दामाद को मिल रहा है या बहू को मिल रहा है, लॉ इज वेरी क्लियर, शरिया इज वेरी क्लियर अबाउट इट कि आप उसको वापस क्लेम नहीं कर सकते। कुछ लोग जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट, अपने जिसको हम हिबा कहते हैं, द लीगल टर्म इज हिबा, हम उसको गिफ्ट डीड के तौर पे अपनी, देखिए जो शरीयत ने विरासत की तकसीम की है, लेकिन कोई एक बच्चा जो है वो हमें लगता है कि वो बड़ा ज़्यादा प्यारा है, हम एक कुछ पोर्शन उस बच्चे के हवाले कर देते हैं, लेकिन गिफ्ट की फॉर्म में, हिबा की फॉर्म में, या अपनी बीवी को दे देते हैं या अपने शौहर को एक सर्टेन चीज़ दे देते हैं। At any point of time you cannot claim that back. Okay. चाहे उसके अंदर आपके पास गिफ्ट डीड या हिबा डीड मौजूद है या आपने जो है वो किसी को भी दे दिया है, आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे उस चीज को मंगनी, जरूरी नहीं है कि आपका निकाह हुआ है तो आपने अपनी बीवी को कोई गिफ्ट दिया है, मंगनी के वक्त भी अगर आपने तय होते वक्त, हाँ, सो रिश्ता तय होते वक्त या आजकल जो है वो जिस तरह इट्स बिकमिंग अ न्यू नॉर्मल, वो जो बीच में लेने के जितना भी प्रोसेस है और उसके अंदर जो तकरार है या जिस किस्म की अगर कोई फिजिकल वायलेंस है, दैट इज वायलेंस एंड दैट इज अ क्राइम। और इसके अगेंस्ट लॉ क्लियर है, लॉ इज एक्शन होगा। अब मेरा अगेंस्ट सवाल वो वही था कि लेकिन इस दौरान जो इंटरनेट डिवाइड होता है, लोग एक राय कायम करने की कोशिश करते हैं, डिफेम करते हैं ना, डिफेम करते हैं, हाँ। जिसके साथ ऑलरेडी वायलेंस हुआ है, जो फेस कर रहा है जो भी किसी भी केस में, तो जो लोग गलत साइड पे खड़े होते हैं, उनकी एक इन्फ्लुएंसिंग एक एबिलिटी है उनकी, उनके खिलाफ भी हमारा लॉ कुछ कहता है क्या? हम उसको भी रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये जो इस तरह की वीडियोस बनाई जा रही हैं और डीफेम कर रहे हैं और लड़की की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, वो जिस तरह के स्क्रीनशॉट शेयर हो रहे हैं, इस बारे में लॉ क्या कहता है? स्टिल अगर जो केस है अभी वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, वो स्टोरी अभी डेवलप हो रही है। यस, अच्छा, जो डेफेमेशन की हम बात करते हैं तो उसमें भी लॉ बड़ा क्लियर है कि डेफेमेशन किसी ऐसी चीज़ को डेफेमेशन नहीं कहेंगे
जो कि ट्रूथफुल है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर एक क्रिमिनल है और उसने कोई क्राइम कमिट किया है और दूसरा बंदा पब्लिकली उसको कह देता है कि भाई ही इज अ क्रिमिनल, तो दैट वुड नॉट बी अ डेफेमेशन। ठीक है, अब इस सिचुएशन की बात की जाए कि जहां पर अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है, हमें ये पता ही नहीं है कि कौन कसूरवार है और कौन नहीं है, तो यहाँ पर लोगों को चाहिए कि वो अननेसेसरी कमेंट्स ना करें, क्योंकि अगर जो भी बंदा वहां पर अफेक्ट हो रहा होगा वो ऑटोमेटिकली अपनी लीगल रेमेडी अवेल कर सकता है कि ये डेफेमेशन है। तो वहां पर लेकिन अगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो स्टॉलमेट कंडीशन क्रिएट होगी, क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता कि वो सच है या झूठ है, तो इस वजह से जो इनिशिएटर है उनको भी रुकना चाहिए और जिसकी डेफेमेशन हो रही है वो भी बाद में, अगर फॉर एग्जांपल कल को वो कोर्ट उसको गिल्टी डिक्लेयर कर देती है, तो उसने वो जो डेफेमेशन का सूट फाइल किया होगा वो भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, लेकिन लीगल रेमेडी ली जा सकती है। Add a point in it कि accused is always a favorite child of the court unless proven guilty। कि मुल्जिम जो है वो हमेशा, जिसको कहते हैं ना, एक लाडला बच्चा है अदालत का, जब तक कि उसके ऊपर गिल्टी चार्ज प्रूव नहीं हो जाता, जब तक वो सेंटेंस नहीं हो जाता, दफात नहीं लग जाती, सजा नहीं मिल जाती, वो तब तक मुल्जिम है, वो मुजरिम नहीं बन गया। सही। तो जब तक एक बंदा मुजरिम नहीं बन जाता, आप नहीं कह सकते कि ये देखो ये क्या है। खैर हमारे यहाँ तो उल्टा ही सीन होता है कि अगर वो अदालत से रिहा हो भी जाता है, जब बाहर आता है तो ऑब्वियसली सारी जिंदगी उसके ऊपर सारी मुजरिम का जिंदगी टैग होती है, लगा वो तो रहता खैर एक अलग टॉपिक भी, और Social media यकीनन trial उसके जिसको बारे हम में कह बात सकते जरूर हैं। होनी Social चाहिए। media trial। अच्छा सिद्रा, अब वो हरासमेंट, वो अब्यूज जिसका हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास कानूनी हक है इस हवाले से कि हम केस फाइल कर सकते हैं। फाइनेंशियल अब्यूज की अगर बात करें, मेंटल अब्यूज की बात करें, वो मर्द भी एंड ऑब्वियसली वो खवातीन के पर्सपेक्टिव से भी हम बात करते हैं, किस किस तरह से ये हरासमेंट और अब्यूज के जुमरे में आ सकता है और केस फाइल हो सकता है? लेकिन सबीन, पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ ये अवेयरनेस नहीं है, हमारी मर्दों को या ख़वातीन को ये पता ही नहीं है कि ये चीज़ें हरासमेंट हैं। फॉर एग्जांपल, बॉडी शेमिंग इज़ अ हरासमेंट, दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ अ वायलेंस। आपने किसी को मोटा कह दिया, पतला कह दिया, काला कह दिया, गोरा कह दिया, लंबा कह दिया, छोटा कह दिया, दिस इज़ वायलेंस, दिस इज़ हरासमेंट। सेकेंडली, आपने उसको जो इमोशनल ट्रॉमा दिया, आप उसके अगेंस्ट भी मॉनेटरी कॉम्पनसेशन जो है उसको क्लेम कर सकते हैं। आपने अगर किसी को वर्बली किसी को डिफेम किया या वर्बली आपने किसी को गाली दे दी, तो उसके अगेंस्ट भी आप मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। एज शेमिंग के खिलाफ भी कुछ कानून है? यस, ये सारी चीजें ही हरासमेंट। सीरियस? ये सारी चीजें ही हरासमेंट और हमने अक्सर कुछ एक्ट्रेसेस को देखा है ना, हमारी सीनियर एक्ट्रेसेस के बारे में बात करते हुए कि अब तो काम नहीं करना चाहिए एंड ऑल दैट, तो ऑब्वियसली वो राइट उनके पास है कि वो केस फाइल कर सकती हैं। इसमें एक चीज मैं ऐड करता हूँ, चूंकि जो डेफेमेशन है उसमें बेसिकली उसकी डेफिनेशन पे हम जाएं तो वो ये है कि जहाँ पर, जैसे मैंने अगर आपको कोई बात कही, अब आपकी एक एस्टिमेशन है इन आइज ऑफ द सोसाइटी एंड पीपल, अगर वो एस्टिमेशन लोअर हो जाती है तो वो डेफेमेशन है। तो ऑटोमेटिकली अगर किसी को आपने कहा एक बंदा यंग नजर आ रहा है, लेकिन और लोग समझते हैं, उसके फैन फॉलोअर्स हैं जो कि उसको यंग समझ रहे हैं, लेकिन किसी ने उसकी रियल एज बता दी, या फिर अगर रियल एज जो भी हो, अगर फॉर एग्जांपल इस वे में बात हुई कि जिसकी वजह से उसकी एस्टिमेशन लोअर होगी लोगों की नजर में, तो दैट वुड बी डेफेमेशन। तो वो डेफेमेशन होगी। फॉर एग्जांपल, अब कोई सोशल मीडिया पे जाके मेरी किसी पिक्चर पे जाके लिखते तुम तो बूढ़े हो गए हो, तो मैं इस पे केस कर सकता हूं? यस, यू हैव ऑल द राइट। लेकिन वो इतने सारे कितने केस करेंगे? वो अलग बात है कि केस वो प्रूव होगा या आपको रेमेडी मिलेगी या नहीं, लेकिन केस आप कर सकते हैं। केस करना आपका हक है। हाँ, ये आपके पास आपका फंडामेंटल राइट है, जो आपको कवानीन दे रहे हैं, जो आपको आईने पाकिस्तान दे रहा है। ओके, और इसमें मैं ये कर सकता हूँ कि चूंकि मुझे डिफेम किया था, इतने पैसे दो मुझे। हाँ, वो जर्नल में कमा सकते हैं, जर्नल एंड स्पेशल डैमेजेस। अच्छा, पिछली जो बात थी उसमें मैं एक चीज मैम की इजाजत से मैं ऐड करना चाहूंगा। उसमें हमारा बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ वो जो मेंटल अब्यूज की बात हुई, उसमें हमारा बड़ा क्लियर लॉ है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939। अब एक चीज होती है सेपरेशन औरत ले सकती है, डिसॉल्व करवा सकती है मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला। खुला में ये है कि आपको महर वापस करना पड़ेगा सारा, ठीक है। अच्छा, अब एक उसका मॉड है ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएलिटी। अब क्रुएलिटी के अंदर फिजिकल क्रुएलिटी तो है ही है, लेकिन उसमें मेंटल क्रुएलिटी भी है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स मौजूद हैं। तो अगर कोई मतलब जैसे तानाजनी होती है घरों में, ताने दिए जाते हैं, गालम गलोच है, फैमिली को बातें की जाती हैं खातून की,
या फिर उसको प्रॉपरली मर्द टाइम नहीं दे रहा, उसको नान नफका पे नहीं कर रहा, कोई भी उसमें सिचुएशन जो कि उसके माइंड में एनॉयंस डालती है। अब ये वाली जो हेरासमेंट की बात है, इसकी भी अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें पीपीसी में भी 509 में और बाकी इस लॉ में भी उसमें जो सबसे लोअर स्टेज है वो है एनॉयंस, ऑफेंस, यानी अगर कोई आपकी बात से ऑफेंड हो रहा है तो वो भी हेरासमेंट होगी। ओके, और लेकिन इसमें इशू बस ये आ जाता है क्योंकि अपना घर बचाने के लिए बहुत सी चीजें बर्दाश्त नहीं, करते अच्छा रहती हैं। मैं उसामा की बात को थोड़ा सा आगे लेके चलूंगी। उस रेजोल्यूशन की सूरत में औरत अपना मेहर वापस नहीं करेगी। यस, अच्छा, दैट्स द मेन पॉइंट कि जहाँ पे उसने अनॉय होके टुवर्ड्स रेजोल्यूशन या ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, मारपीट, अनॉयंस, तानाजनी, गालम गलोच, इस सूरत में जब अदालत से रुजू किया है और वो उन चीजों को प्रूफ कर देती है, तो फिर उस सूरत मेहर में वापस नहीं वो करना मेहर होगा। वापस नहीं करेगी। ओके। मेहर विल बिलोंग टू द वाइफ। ओके, बट लेकिन अगर यह है कि बाकी सर्कमस्टांसेस हैं तो उस सूरत में वो मेहर खुला की सूरत में। खुला की सूरत में सिर्फ खुला की ओके। सूरत में वो अपना मेहर वापस करेगी। तलाक की और सूरत में उसके खुला की रीजन चाहे कोई भी हो, चाहे वो एक होता है ना कि आपका शौहर अब्यूज कर रहा है, काफी वो emotional रेजोल्यूशन की abuse। तरफ जाएगी ठीक है। और वो इस सूरत में जहाँ पे अब्यूज है तो वहाँ पे वो क्वालिटी के जुमरे में आएगा। तो वहाँ के ऊपर जब डिसॉल्व हो जाएगा निकाह, रेजोल्यूशन मींस इट्स डिसॉल्व। खुला इज वन साइडेड डिवोर्स। खुला जो है वो एक डिवोर्स कंसिडर होती है। सही। तलाक जो है दैट इज तलाक, उसके बाद कोई चांस नहीं। आपने अदालत से खुला ले ली, वो एक डिवोर्स कंसिडर होगी, उसके बाद चांस है। लेकिन रेजोल्यूशन का मतलब है इट्स डिसॉल्व, खत्म। इस लिहाज से देखा जाए तो ये कितनी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक नॉलेज है जो हमारे पास नहीं है, और हमें ना इस बारे में बात की जा रही होती है, ना इन टॉपिक्स को डिस्कस किया जा रहा होता किसी प्लेटफॉर्म पे। सो आज बहुत सारी चीजें जो हमें खुद पता चली हैं, Absolutely. बहुत सारी अवेयरनेस आप लोगों को भी हमने देने की कोशिश की है। इस तरह बहुत शुक्रिया समा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। सबक सिखाऊं तुझे? सीख लिया। इतना फीका ट्विस्ट आपको चाहिए, एज बेबी मसाला ट्विस्ट, स्वीट टैंगी स्पाइसी, यही तो है मसाले में नया ट्विस्ट। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ पेट में बहुत दर्द है। कैविटी कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। पानी गर्म हो गया, चल नेस्कैफे बना दे। ये तो रोज बनाते हैं, आज तुम बना लो। एक मग में एक सैशे डलता है, एक मग में एक शाही घंटा है। पहले गर्म पानी, फिर दूध और चीनी। गुड यार। हाँ काफी इजी था। बाद में मग धोना भी सिखाएंगे। पहले साबुन फिर स्पंज। पंजाब के 40 में से 34 जिलों में सरसब्ज किसानों ने जीती पहली पोजीशन। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। मैं हूँ मोहम्मद अफजल, गांव थे पन्नू, जिला कसूर से, और मैंने पंजाब गवर्नमेंट के गंदम पैदावारी मुकाबले में 69 मन 35 किलो फी एकड़ पैदावार हासिल करके जीती दूसरी सूबाई पोजीशन। ये जीत मुमकिन हुई सरसब्ज नाइट्रोफॉस और कैन गवारा के इस्तेमाल से, और इसके साथ साबित हुआ कि सरसब्ज खादों से मिलती है 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। पाकिस्तान के हर किसान की जीत, सरसब्ज की जीत। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों?
सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है। कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। ख़वातीन और हज़रात, आज आपको हम खुशामदीद कह रहे हैं हमारे आइडल के थिएटर राउंड में। जो 37 लोग यहाँ पे आने वाले हैं, उनमें से इनको वो 12 सिलेक्ट करने हैं। जिधर देखो सुर, लय और ताल की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। सभी एक से बढ़कर एक हैं। हर एक का मकसद बस एक ही है कि जजेस को मुतासिर कैसे किया जाए। अब देखना यह है कि जजेस किसको अगले राउंड में जाने का टिकट देते हैं और कौन वापसी का टिकट कटवाता है। ये जानने के लिए देखना ना भूलें पाकिस्तान आइडल। EcoStar TV, your world, your way. Yes, baby, masala twist. Sweet, tangy, spicy. यही तो है मसाले में नया ट्विस्ट। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा। हाँ पेट में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। पानी गर्म हो गया, चल नेस्कैफे बना दे। ये तो रोज बनाते हैं, आज तुम बना लो। एक मग में एक सैशे डलता है। एक मग में एक सैशे डलता है। पहले गर्म पानी, फिर दूध और चीनी। गुड यार। हाँ काफी इजी था। बाद में मग धोना भी सिखाएंगे। पहले साबुन फिर स्पंज। मुजफ्फर ज़रई फार्म जिला जंग से हमने हुकूमत पंजाब गंदम पैदावारी मुकाबले में 69 मन 38 किलो फी एकड़ पैदावार हासिल करके जीती पहली सूबाई पोजीशन। ये जीत मुमकिन हुई सरसब्ज नाइट्रोफॉस और कैन गवारा के इस्तेमाल से और इसके साथ साबित हुआ कि सरसब्ज खादों से मिलती है 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। पाकिस्तान के हर किसान की जीत, सरसब्ज की जीत। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। Hey girls, सब ready? Next contestants. Oh no, मेरे बाल। Who needs a comb? मैं करती हूँ finger comb। मेरे बाल जो रहते हैं इतने manageable। Palmolive Naturals Healthy and Smooth शैम्पू से। इसमें है 100% natural aloe vera extracts जो बालों को बनाए smooth and finger comb ready। Palmolive Naturals, beautiful hair ready with a finger comb। पंजाब के 40 में से 34 जिलों में सरसब्ज किसानों ने जीती पहली पोजीशन। तीसरी सूबाई पोजीशन शाहिद अब्बास खान, जिला डीजी खान। दूसरी सूबाई पोजीशन मोहम्मद अफजल, जिला कसूर। और पहली सूबाई पोजीशन मुजफ्फर फार्म, जिला जंग। तो साबित हुआ कि सरसब्ज खादों से मिलती है 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा। हाँ पेट में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। वेलकम बैक जी
राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम हमेशा बात करते हैं कि हमने अपनी बेटियों की कैसे तरबियत करनी है, बेटियों को ये बताना बहुत ज़रूरी है, बेटियों ने उठना कैसे है, बैठना कैसे है, चलना कैसे है, कहीं पर जाना कैसे है, एक्ट कैसे करना है, खाना कैसे है, पहनना कैसे है। ये सारी चीज़ें हम अपनी बच्चियों को हमेशा से बताना शुरू कर देते हैं कि ये तुम्हारी और किस रिश्ते में तुमने क्या करना है, किस रिश्ते में तुमने क्या करना है, कैसे। एक बच्ची जब छोटी उम्र में अभी होती है तब भी उसको ये बता दिया जाता है कि ये चलकर तुम्हारी ज़िंदगी होनी है, और ऑब्वियसली वो उस लिहाज से उसका माइंडसेट बनाया जा रहा होता है। समहाउ उसमें से काफ़ी चीज़ें ठीक भी होती हैं, क्योंकि तरबियत जो है वो बच्चियों की भी तो आपने ही करनी है, पेरेंट्स ने ही करनी होती है, तो उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है कि ये चीज़ें बताई जा रही होती हैं। बट बेटियों की इतनी ज़्यादा तरबियत करने में हम ये भूल जाते हैं कि हमें अपने बेटों की तरबियत भी करनी है। वेरी ट्रू। हमें अपने बेटों को भी बताना है कि उन्होंने सोसाइटी में कैसे एक्ट करना है, उन्होंने किस तरीके से कहाँ पर क्या बात करनी है, किसको किस नज़र से देखना है, खातून की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, खातून की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, और ये चीज़ हमारे घर से शुरू होती है। आप घर में देखें, आज मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ क्योंकि ये बड़ी कॉमन एग्जांपल है और ये रिलेट कर सकते होंगे लोग इससे, कि घर में अगर चिकन का सालन बनता है ना तो उसमें से लेग पीस जो है ना वो बेटे को निकाल कर दिया जा रहा होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके घर में हर फर्द की, हर जेंडर की इम्पोर्टेंस को बयान करती है, बताती है कि क्या इंपॉर्टेंस है, और ये एक चीज़ सेट होती है। तो आपके बेटे को वहीं से पता है कि वो तो उसे प्रायोरिटाइज किया गया है और वो एक तरह से सुप्रीम पोजीशन पे है। सो ऑब्वियसली ये वाली चीज़ें किस तरीके से हम ख़त्म कर सकते हैं, किस तरीके से अपने बेटों की तरबियत कर सकते हैं, इसमें माँ और बाप दोनों का क्या किरदार हो सकता है, आज हमें इस हवाले से बात। और जब बात बेटे की हो रही है तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात करना कि उसे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बनाना है, उसे एक जिम्मेदार शहरी के साथ साथ हमें तैयार करना है कि जब वो शादी होगी तो एक अच्छा शौहर भी हो, यानी वो सबसे पहले अच्छा शहरी है, अच्छा बेटा है, अच्छा शौहर, अच्छा बाप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर रिश्ते में एक लड़के को भी महसूस हो कि मुझे क्या करना है, उसे सिखाया जाए, बताया जाए। तो आज एक बहुत ज़बरदस्त मेहमान शख्सियत साथ मौजूद है, किसी और मौजूद पर उनसे एक दफ़ा बात हो रही थी तो हमें उससे अंदाज़ा हुआ कि वो एक बहुत ज़बरदस्त वालिदा भी हैं, किस तरह से अपने बेटे की उन्होंने तरबियत की है। हमने सोचा कि उससे हम सब फ़ायदा भी उठाते हैं। साइमा दस्तगीर साहब आज हमें शो में ज्वाइन किया, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ग्रेट, बहुत शुक्रिया। सख्त माँ हैं आप? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमने एक चीज़ अपने आसपास देखी है कि बेटों के पर्सपेक्टिव से माएँ पर्दा डालती हैं, बेटे की गलतियों पे हमें माएँ पर्दा डालती नज़र आती हैं, अपने शौहर के सामने भी ढाल बन जाते हैं, बेटे की गलती पे पर्दा डाल रहे होंगे, शौहर अगर डांट रहा है, किसी बात पे बात कर रहा है, हालांकि वालिद साहब है वो, लेकिन माएँ ढाल बन जाती हैं, बेटों को कुछ कहने नहीं देती। ये रवैया क्या है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि देखें, इनसिक्योरिटी वो माँ हो, सास हो, किसी भी रिश्ते में हो, इवन हस्बैंड में हो, आपके बच्चे में हो, वहाँ से आपकी दरार शुरू हो जाती है। अच्छा, उस इनसिक्योरिटी को आपने टैकल कैसे करना है? वो टैकल ऐसे करना है कि आपका बच्चा है और आपके बच्चे, देखें जब आप जानते हैं ना एक जिन्स को, एक इंसान को, तो हाउ कम कि आपको नहीं पता चलता उसके। आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, माँ कहती है मुझे तो लग रहा था, मेरा दिल घबरा रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरे बेटे को ये कुछ हो रहा है। वो कनेक्शन क्या है? वो कनेक्शन सोल कनेक्शन है। इतना स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन हो और आपको आपके बच्चे की खूबियां और खराबियों का ना पता चले, खामियों का ना पता चले, हाउ कम? अच्छा, अब आपकी सोच पे है। देखिए, मैं अक्सर कहती हूँ कि वालिदा जो है ना, वालिद भी हैं, गो कि मैं उसको डिनाई नहीं करती हूँ, लेकिन मर्द की शख्सियत में अल्लाह ताला ने वो आगोश नहीं रखी। हम माँ की आगोश कहते हैं लेकिन वालिद की आगोश नहीं है। वो आगोश जो है ना, वो माँ को अल्लाह ताला ने दी है। अब चूंकि जना भी उसने है, तो आप बीइंग अ मदर बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं अगर तरबियत में और आगे आने वाली नस्लों के बिल्कुल ऐसी है। अगर बच्चे में कोई खराबी है, फॉर एग्जाम्पल हो जाता है, आपने देखा होगा बहुत छोटी क्लासेस में बच्चे कुछ चोरी कर लेते हैं, तो उसको ये मत कंसीडर कीजिए कि अगर आज इसने ये खता की है तो ये इनबिल्ट है उसका चोरी करना। नहीं, उसने हो सकता है सोसाइटी से अडॉप्ट किया हो, फ्रेंड से सुना हो, कुछ एरिया में हो, कोई महरूमी हो। आपके पास अगर शिकायत आती है तो आप बच्चे के साथ फ्रेंडली उसमें एनवायरनमेंट में बैठें,
और पूछें कि ऐसा क्या हुआ, आपसे क्यों हुआ ऐसा, उसको सुनिए तो सही, वो उसने किया तो क्यों किया। आप गुड लिसनर नहीं है ना, तो आप अच्छी माँ नहीं है। वेरी ट्रू। बच्चे के दर्द को, बच्चे की फीलिंग्स को, उनकी खताओं को भी आपने पॉजिटिवली टैकल करना है। अब ये मत कहिए कि अब हर काम मैंने करना है। यस, आपने करना है। आपको अल्लाह ताला ने आपके कदमों के नीचे जन्नत रखी है, इतना बड़ा दर्जा दे दिया, 3 दर्जे आपको दे दिए, तो जिम्मेदारी का लेवल चेक कीजिए। सही बात है कि कितना ज्यादा है। पहले अपना रोल प्ले कीजिए बीइंग अ मदर, फिर उसके बाद ब्लेम कीजिए हस्बैंड को या किसी और को। अच्छा, अब ऐसे में क्योंकि हम 2 पर्सपेक्टिव जरूर रखेंगे, बिकॉज हम यही बात करते हैं कि अगर बेटी या बेटा दोनों की बात अगर हम करें, वो सोसाइटी में कुछ गलत करते हैं तो हर तरफ से यही चीज़ होती है कि माँ को ब्लेम किया जा रहा होता है कि तुम्हारी तरबियत है। मेरा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इसमें, वो ये है कि एक औलाद जब है तो उसमें दोनों पेरेंट्स की उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मैं बेटों के पर्सपेक्टिव से, लड़कों के पर्सपेक्टिव से इसलिए भी ये बात ज़रूर करूँगी कि वो ज़्यादातर चीज़ें, ज़्यादातर काम वो कर रहे होते हैं जो उनके बाप कर रहे होते हैं, क्योंकि एक जेंडर एक घर में जब दूसरे जेंडर को देखता है तो उसकी, जिस तरह हम लड़कियों की बात करें, हम अपनी माँ को अगर घर में खाना पकाते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर ये चीज़ आ जाती है कि अच्छा मेरी माँ खाना पकाती है तो ऑब्वियसली मैंने भी किचन में जाना है, मैंने खाना पकाना है, ठीक है। इसी पर्सपेक्टिव से अगर चीज़ देखी जाए तो बाप जो भी करेगा, अगर वो अब्यूज़ कर रहा है, बेटा भी अब्यूज़र होगा। अगर वो हरास कर रहा है, बेटा भी हरासर होगा। अगर वो आपकी माँ को, अपनी बीवी को वो जिस तरीके से ट्रीट कर रहा है, अपने घर में औरतों को जिस तरीके से ट्रीट कर रहा है, आपका बेटा वही चीज़ आगे करेगा। मेरी नज़र में ये जिम्मेदारी दोनों तरफ आती है। हम माओं को ओवरबर्डन करके बेटियों और बेटों के मामले में इतना ज़्यादा ओवरबर्डन कर देते हैं बहुत सारी और चीज़ों में कि बाप बिल्कुल बैक पे चले जाते हैं और वो कहते हैं तरबियत तो माँ की जिम्मेदारी है। इसी लिहाज से जब दोनों अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहे होते तो एक बैलेंस क्रिएट नहीं होता और उसी से हम देखते हैं कि तरबियत में कमी और कोताही रह जाती है। दिस इज माय पर्सनल पर्सपेक्टिव। आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, दोनों की तरबियत ज़रूरी है, लेकिन एक सर्टन एज में। बेटा जब 18 इयर्स का है ना, उस वक्त तक माँ का ज़्यादा रोल है। उसके बाद वो एक मेल फिगर बन चुका है, उसकी बेस जो तैयार की है वो माँ ने करनी है। वो बेस ही सारी इंपॉर्टेंट है, वही उसकी पर्सनालिटी डेवलप करेगी। अगर वो बेस ही आपकी स्ट्रांग नहीं है तो उसको सही और गलत की पहचान माँ ने देनी है। गलत है तो भी बताइए। देखिए हमारे दीन इस्लाम बहुत खूबसूरत दीन है कि वालिदैन भी अगर शेक करें तो आप उनकी बात ना माने। इतना बच्चे को, मैं पिछले प्रोग्राम में भी आपको ये कहा था, उसको डिसीजन पावर, डिसीजन मेकर बनाइए। इनसिक्योरिटी हमारा गलती क्या है कि हम बड़ी इनसिक्योर होती हैं, इवन अपने हस्बैंड से अपने बेटों को शेयर नहीं कर सकती हैं। दिस इज फैक्ट। ओके। अगर बच्चा वालिद की तरफ ज़्यादा झुकाव कर रहा है, अब मैंने ओवरऑल सोसाइटी में हम ऑब्जर्व करते हैं, जो हमारे वालिद साहब और वो जनरेशन थी, वो बड़ी स्ट्रिक्ट जनरेशन थी। उनके ख्याल में कि स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा की जाए तो बच्चों के साथ जो है ना वो खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की आंख से। अब थोड़ा सा दौर चेंज हो गया। अब ये है कि फादर जो है वो ज़्यादा फ्रेंडली हो गए बच्चों से और माएँ जो हैं वो थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई हैं, क्योंकि बैलेंस उसी तरफ जाएगा ना। एक तरफ स्ट्रिक्टनेस होगी, एक तरफ लाड प्यार ज़्यादा होगा। अच्छा, कुछ चीज़ों को माएँ ज़्यादा समझती हैं। मैंने आपको कहा ना कि बच्चा अगर आंख चुराता भी है तो माँ को समझ लग जाती है, बाप को पता नहीं चलता। अगर माँ कुछ कह देगी कि ये आज मैंने कुछ देखा है तो बाप कहेगा तुम्हें ऐसे ही वहम हो रहा है। ऐसे वहम ना किया करो। वहम नहीं, माँ को इल्हाम हुआ करते हैं, वहम नहीं होते हैं। एक बात याद रखिए, अल्लाह ताला कुदरत जो है अल्लाह ताला की, वो माँ को इल्हाम देती है कि आपका बच्चा प्रॉब्लम है। एक हशरातुल अर्ज जो हैं हमारी, अगर छोटे छोटे आप जानवर भी देखें, चूंटा देखें, कुछ भी, उनको भी इल्हाम अल्लाह ताला ने दी है कि आपने अपने बच्चे को किस तरह देखना है। अब बच्चा 18 साल का हुआ, 18 साल के बाद फादर की जिम्मेदारी आती है, क्योंकि वो एक मेल फिगर बन चुका है। अब उसको एक मर्द दोस्त की जरूरत है,
उसके इश्यूज बिल्कुल डिफरेंट हो गए हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसे जैसे देखें बच्चियों के जो इश्यूज होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी स्पेसिफिकली वो अपनी माँ से डिस्कस करेंगी, बेटों के जो इश्यूज होंगे वो बाप बेहतर तौर पे उन्हें गाइड कर सकते हैं, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। लेकिन जो हम बात भी कर रहे हैं साइमा साहब वो ये जैसे आपने कहा ना कि बच्चों की तरबियत, हमारा फोकस भी है कि बेटों की तरबियत करते हुए किन बातों का ख्याल रखा जाए। यू बीइंग अ मदर, हमें जरा गाइड भी करें हमारे नाज़रीन को भी, आपने किन बातों का ख्याल रखा कि अच्छा मुझे अपने इस बेटे की तरबियत करते हुए जिम्मेदार शहरी भी और आगे चल के जब प्रोफेशनल लाइफ में भी एंड पर्सनल लाइफ में भी आगे बढ़े तो एक हर रोल अच्छा प्ले कर सके, किन पॉइंटर्स का आपने ख्याल रखा? पहली बात तो ये है कि मैं अक्सर ये कहती हूँ कि बीइंग अ वर्किंग वुमन, मैं बहुत सारी फील्ड्स में हूँ, तो मैंने एक दिन अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ की कि वाकई मैं नहीं कुछ कर पाऊँगी, ये जिम्मेदारी मेरे कंधों से बहुत ज़्यादा तूने नवाज दी है, मुझे ये नेमत तो दे दी लेकिन इसकी हिदायत का जिम्मा तू ही ले ले, मैं नहीं ले सकती हूँ। पहले अल्लाह ताला के सुपुर्द करके तो देखिए हिदायत। आपके बच्चे को देखिए, मैं घर पे नहीं होती हूँ, अल्लाह ताला ने ही हिदायत दी बच्चे को कि वो गुनाहों से बचे हुए, मेरा कोई कमाल नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ सुपरवाइज कर रही हूँ दुनिया में उनको। एक चीज ये है, ये माइंडसेट अपना बिठा लीजिए, माओ को चाहिए। सेकेंडली अहमद जैसे क्लास में आगे बढ़ते गए, क्लास 5 तक मैंने उनको बिल्कुल बहुत ज्यादा लाड और प्यार और पैम्पर्ड नहीं थे उस तरह, लेकिन लाड प्यार के उनको कोई चीज मैंने समझाई नहीं 5 साल तक। ठीक। 5 साल के बाद मैंने ग्रेजुअली हर स्टैंडर्ड के लिहाज से पहले मैंने बहन पे हाथ नहीं उठाना है। हम क्या करते हैं, बच्चा छोटा है कोई बात नहीं ना, बहन को क्या हुआ, एक थप्पड़ ही तो लगाया, क्यों लगाया? सही बात है। बहन को बैक पे क्यों लगाया, बहन को बाजू पे क्यों लगाया, फेस पे क्यों लगाया, हिट क्यों किया? यहाँ से माँ को स्ट्रिक होना चाहिए। यही औरत के एहतराम की तरफ ले जाएगी उसको। फिर हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले घर में तशरीफ लाते तो बेटी को चीज देने पे वो जोर देते हैं। आप कोई चीज लेके आए हैं, दोनों बच्चों को बिठाइए, या 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, सबसे पहले बोलें कि अच्छा, उसमें एक बड़े एहतियात तलब मसाइल हैं कि ह्यूमन नेचर है, वो ग्रजेस, वो हसद बहन भाइयों में भी आ जाता है कि बेटी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। आप विद द रेफरेंस ऑफ हदीस जरूर बताइए कि ये हम इसलिए प्रैक्टिकली कर रहे हैं कि हमारे नबी ने ये किया है, तो बच्चे में वो कंपैरिजन नहीं आएगा। तो पहले आप बेटी को चीज दें। अच्छा, ये हैबिचुअल हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता वो माहौल में इनबिल्ट आ जाएगा। हाँ, वो बच्चा देखना शुरू हो जाएगा ना कि ये चीज मैंने रूटीन में करनी है, मैंने बहन को पहले चीज देनी है, एहतराम करना है, बहन को मारना नहीं है, बहन को अब्यूज नहीं करना है। अच्छा, एक छोटी सी बात है, हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह अब्यूज नहीं किया जाता। एक एहतराम का हमारा रिश्ता ये है कि वो अक्सर लोग हंसते हैं कि हम 4 लोग हैं तो हम आपसे मुखातिब होते हैं, तुम और तू तो हमें वैसे ही गाली लगता है। ये कुछ ऐसी चीज है कि वो दोनों बहन भाई जब आपस में बात करते हैं वो भी एहतराम से। अच्छा, उसकी क्या वजह है? मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं, मामा ये क्या हुआ, बाहर जो है ना मेरे फ्रेंड्स कहते हैं अबे तू, अबे तुम, ठीक है, वो बहनों को भी ऐसे। मैंने कहा ना, इसलिए नहीं बेटा कि अभी आप लोग यंगस्टर हैं, आगे आप लोगों ने फैमिलीज को लेके चलना है। जब आपको यही एहतराम एक दूसरे का नहीं आएगा, यही बेतकल्लुफी बहुत ज्यादा हो जाएगी,